सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली हमारा साइबर फोरेंसिक पे रहेगा। एंड बेसिकली आपको पीयूष सर सारा का सारा साइबर फोरेंसिक का जितना भी हम मॉड्यूल में कवर करना चाहते हैं, बेसिक्स टू एडवांस जो भी है वो आपको ये करवाएंगे कवर, ठीक है। और वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप बीच में मैसेजेस कर देना लाइव चैट्स में, मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा वो मैसेजेस, देन वो आपको लास्ट में आंसर कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पीयूष है। 12th क्लास से स्टार्ट करी थी। 12th से पहले से इन्फोसेक में थे, पर हाँ फॉरेंसिक्स में कह सकते हो फर्स्ट ईयर में मैं आ गया था। बेसिकली मेरी डिग्री ही इसमें साइबर सिक्योर डिजिटल फॉरेंसिक्स में इंटीग्रेशन मेरी थ्रू आईबीएम। उसके बाद इंटरेस्ट था तो धीरे धीरे स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे डिजिटल फॉरेंसिक्स में थोड़ा आगे बढ़ा। साइबर सिक्योरिटी में करा, फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ डिजिटल फॉरेंसिक्स में ज़्यादा नीड है, ज़्यादा ठीक स्कोप। तो फिर उसमें आगे गए। डिजिटल फोरेंसिक्स का मेन फोरेंसिक साइंस था, जो इसका बेस हम कह सकते हैं आज भी और पहले भी। हमेशा से इसका बेस फोरेंसिक साइंस ही रहा है और वही रहेगा। लोगार्ड्स प्रिंसिपल हो चाहे बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस हो, तो सारे इसके प्रिंसिपल्स आए फोरेंसिक साइंस से ही है। पर इसका बेस अब साइबर सिक्योरिटी बन चुका है, ये इतना ग्रो कर चुका है कि इसने ओवरटेक कर लिया फोरेंसिक साइंस को। तो ये सब तो बेस था, सब कुछ पुराना था। अब नया स्टार्ट करते हैं कि हाँ हम यहाँ क्यों है, क्या सीन है। तो फिर आज साइबर सिक्योरिटी एको आ रही है। तो हाँ, ओके ओके। हाँ संजीव ठीक है। हाँ तो फिर हाँ ये अब बेस्ट है। तो फिर डिजिटल फोरेंसिक्स ऐसे धीरे धीरे करके स्टार्ट करा। पहले तो ये था कि कोई मेन जो दिक्कत आती है, द मेन प्रॉब्लम टुडे वी आर फेसिंग इज मेंटरशिप। मेंटरशिप की बहुत बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है इंडिया में। कोई अच्छा मेंटर नहीं मिलता है आसानी से। सारे के सारे अपना कोर्स बेचने के ऊपर लगे पड़े हैं। 5,000 का कोर्स ले लो, हमारा 10,000 का कोर्स ले लो, हमारे 20,000 का वो कर लो, 30,000 का वो कर लो। मैं भी CHFR सर्टिफाइड हूँ। और लिटरली मैंने जहाँ से, मैं उनको बस नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहाँ से मैंने करी मेरे ट्रेनर को, मेरे से बहुत 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 कम आता था। मैंने 100 डाउट पूछे होंगे तो उसने 2 डाउट सोल्व करे हैं, ये लेवल था उस टीचर का। पर हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, लेवल वही है। हमेशा कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। उसके बाद हाँ यही है कि धीरे धीरे सीखता रहा, फिर इंटर्नशिप्स करने स्टार्ट करी। तो डिजिटल फोरेंसिक्स में एक जो तुम्हारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाली है वो ये रहेगी कि इफ यू आर डूइंग डिजिटल फोरेंसिक्स, योर गवर्नमेंट एंड योर प्राइवेट, बोथ स्कोप्स कैन रन टुगेदर। बेसिकली ये अकेली फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट में जिससे गवर्नमेंट में जाना काफी आसान है, और प्राइवेट तुम्हारे पास फील्ड रहेगी रहेगी। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी एक लेवल पे आके रुक जाती है जब तुम्हारी बात आती है इसकी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की। तब तुम्हारे आगे आती है डिजिटल फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स पूरी फील्ड है जो तुम्हारी हर फील्ड में काम आएगी। गवर्नमेंट हर सेक्टर में काम आएगी, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो तुम्हारा पावर प्लांट्स हो, चाहे वो तुम्हारा MHA हो, MHRD हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, तो MHA हो तो हो ही गई, तुम्हारे ड्रग्स ब्यूरो हो, डाटाबेस रिकॉर्ड हो, सबके अंदर डिजिटल फॉरेंसिक्स की रिक्वायरमेंट भर भर के आती है। पर इसमें एक दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, मेन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है, मेंटरशिप भी नहीं मिलती है, कोर्सेज मिलते हैं बहुत बेकार बेकार। सही बता रहा हूँ, चेक कर लेना। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन संदीप का तुमको पता होगा। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, सही बता रहा हूँ। कोई नहीं पढ़ाता इतना अच्छा जितना अच्छा संदीप की क्लासेस मैं खुद अटेंड करता हूँ। मोस्टली क्लासेस की मैं खुद अटेंड करता हूँ पर्सनली। नहीं अटेंड कर पाता तो रिकॉर्डेड आके वापस आके देखता हूँ कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा। लिटरली तुम फील्ड में जाओगे, सारे पैसे की भूखे हैं, तुमको कोई मिल जाए तो बता देना जो ऐसे 30 दिन की लगातार क्लास ले सके। तो फिर थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे। बेसिकली मैं साइबर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक चल रही है, हाँ मतलब कि सारी ग्रोथ वोथ बढ़ी है उसमें। लास्ट वीक हमने स्टार्ट करी कोडर्स लो है, उसमें हम गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स लेते हैं। बाकी गुड़गांव पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छे रिलेशन है, उनसे हम केसेस लेते रहते हैं। और अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइवेट केसेस बस लेने स्टार्ट करने वाले हैं हम, होल्ड पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुम्हें पता चल जाएगा, कोई बिजनेस रजिस्टर करवाने जाओगे तो जब तुम्हें रोना पड़ेगा। तो चलो अब डिजिटल फॉरेंसिक्स की बातें करते हैं। हो गई है वैसे तो बहुत बातें। स्क्रीन शेयरिंग, कैमरा ऑफ कर दूं।
Just tell me my screen is visible. Sandeep, screen दिख रही है? Okay, now we can go. नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं हम। नोटपैड मेरा फेवरेट, तुम भी चाहो तो बना सकते हो, काम आएंगे आगे जाके नोट्स, जिसको साइबर सिक्स में ही जाना है। ओके, तो डिजिटल फोरेंसिक्स का बेस क्या है? कभी भी आप, इफ यू आर इन एनी, you can say scenario, and you are called as a digital forensic investigator, so your first task will be preservation. प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स दोनों हमेशा अटैच रहते हैं। हाँ, अटैच रहते हैं काफी पॉइंट्स में, पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी लैक करती है, मतलब जिसके पॉइंट्स टोटली अलग हैं एज अ डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो फिर प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप सोचो प्रिजर्वेशन में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें नॉन टेक्निकल चीजें भी आती हैं, टेक्निकल चीजें भी आती हैं, दोनों चीजें आती हैं। फील्ड वर्क तुम्हारा 90% फील्ड वर्क भी हो सकता है अगर तुम्हें डिवाइस प्रिजर्व करनी है तो। 10, 20, 30% तुम्हारा ग्राउंड वर्क, मतलब कि जो तुम्हारा वर्क स्टेशन रहेगा वो भी हो सकता है। प्रिजर्वेशन दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। फिर दोबारा से उसमें डिफरेंस है। डायनेमिक प्रिजर्वेशन, अगर तुम्हारी जैसे वेबसाइट है, पूरा वेब सर्वर है, उसमें लगातार चेंजेस होने लग रहे हैं, तो उसको कैसे उस टाइम पे प्रिजर्व करोगे। स्टैटिक कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, तुम्हारा लैपटॉप हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर तुम्हारा बंद लैपटॉप है तो प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, जो कि इंडिया में होता है, हर जगह फॉलो होता है, ये सबसे पहले आती है फोटोग्राफी। ये तुम्हारी दूर दूर तक कभी काम नहीं आने वाली, पर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपनी जब भी रिपोर्ट बनाओगे, अगर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, तुम्हारा आधा टाइम कोर्ट में जा सकता है। दिस क्वेश्चन, okay, we will take the questions in the last. That's great. So फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, जो जो तुम कर रहे हो, जो जो तुम्हें लगता है मेन चीज है, वो तुम्हें स्टार्टिंग में निकालनी आनी चाहिए। तुम्हें मेन बात है तुम्हारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस से अच्छा होता रहेगा, पर फॉर इवन स्टार्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विल शुड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, बिकॉज इतना स्कोप होता है डिजिटल फोरेंसिक्स में, तुम कभी एक केस सोल्व कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें सिचुएशन नहीं पता तो पहला टास्क रहता है तुम्हारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्कोप रिड्यूस करना। अभी सारी चीज बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ प्रिजर्वेशन का। तुम किसी रेड पे गए हो और तुम्हें कंप्यूटर ऑन मिला है, उसमें मेन स्क्रीन खुली हुई है, तो फिर तुम्हारा टास्क ये रह सकता है कि जो रिसेंट फाइल्स जो बैकग्राउंड में खुली हुई है, जैसे गूगल क्रोम खुला हुआ है तो उसका जो मेन पेज खुला हुआ है उसकी फोटो ले ली, या फिर कोई और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो स्क्रीन पे चल रहा है, जो लाइव स्क्रीन पे चल रहा है, तो उसकी फोटोग्राफी ले ली। फोटोग्राफी उसके कंप्लीट नेटवर्किंग सिस्टम की, कि मतलब वहाँ कितने पीसी थे, कितने लैपटॉप थे, तो उन सबकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हमारे इंडिया में डिजिटल फोरेंसिक को आज भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, फर्स्ट एविडेंस आज भी आई विटनेस है। तो डिजिटल फोरेंसिक्स को तुम्हें ऐसा, मतलब वेट देने के लिए अपनी पूरी रिपोर्ट को, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर में अब काफी एडवांसमेंट आ गई है, तो वहाँ वो इतना कुछ नहीं मांगते। वहाँ वो तुम्हारी टूल्स की बेसिस पे, तुम्हारी नॉलेज के बेसिस पे एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ, अगर तुमने काम ठीक करा है तो। उसके बाद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आ गई तुम्हारी, जो तुम्हारी नॉन टेक्निकल है, जिसमें तुम्हारा टेक्निकल कुछ टच ही नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है तुम्हारा टेक्निकल में इमेजिंग। इमेजिंग होती है तीन तरीके की, लॉजिकल, फाइल सिस्टम, फिजिकल। बहुत कम लोगों को आज तक पता होगा कि इमेजिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। हाँ, इमेजिंग तीन तरीके की होती है, लॉजिकल सिस्टम, फाइल सिस्टम और फिजिकल। लॉजिकल में जो तुम्हारी फाइल के अंदर उस वक्त प्रेजेंट है वो सब कुछ निकाल लेगा। लाइक इफ आई इंसर्ट सम पेन ड्राइव, शो यू।
अभी ये पेन ड्राइव इंसर्टेड है, इसमें यूएसबी ड्राइव जी। इसके अंदर ये एक टूल है, ये इसके अंदर एक हिडन फाइल है। इसको अगर हम रिमूव कर दें, रिफ्रेश, ओके, एक सेकंड, तो वो रिमूव हो गई है जो हमारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन फाइल थी। अब हमारे पास सिर्फ एक फाइल बची है जिसका नाम है इनकेस फोरेंसिक इमेजर। ये भी एक इमेजर है। इमेजर दो बहुत अच्छे इमेजर है हमारे पास, वो भी अभी बता दूंगा। एक इनकेस है, एक एफटीके है। और बस कुछ नहीं करना, अगर हम लॉजिकल करेंगे तो वो लॉजिकल इमेज बना देगा जो जो तुम्हारी पेन ड्राइव के अंदर प्रेजेंट होगा। लाइक इनकेस इमेजर एक ही चीज प्रेजेंट है तो वो इसकी ही पूरी इमेज बना देगा। और इफ यू चूज फाइल सिस्टम तो अंदर जितने भी फाइल सिस्टम्स होंगे, चाहे वो हिडन हो चाहे वो हिडन ना हो, वो सबकी एक इमेज बना देगा। और फिजिकल में क्या करेगा, वो तुम्हारे बैड सेक्टर्स ले लो, एम्प्टी स्पेसेस ले लो, तुम्हारी मतलब पूरी पेन ड्राइव की एग्जैक्ट कॉपी बना देगा। इसे कहते हैं हम बिट बाय बिट कॉपी। बिट बाय बिट कॉपी। इसमें क्या होता है, बाई चांस रेफरेंस के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। तुम आज एक पेन ड्राइव खरीद के लाए। तुमने अपनी पेन ड्राइव के अंदर 5 गाने डाले, 6 गाने डाले, 6 में से 5 डिलीट कर दिए, उसमें बचा एक गाना। तो अगर तुम लॉजिकल करोगे तो तुम्हारे पास आएगा एक गाना। और अगर तुम फाइल सिस्टम करोगे तो तुम्हारे पास आएंगे 6 गाने। और अगर तुम फिजिकल करोगे तो 6 गाने के साथ साथ जो जितना एम्प्टी स्पेस था वो भी आ जाएगा। तो फाइल साइज सोच लो, इसका इसमें सिर्फ एक गाना आ रहा है, इसके अंदर 5 गाने आ रहे हैं, और सॉरी 6 गाने आ रहे हैं, और उसके अंदर तुम्हारी 118 GB पूरे की एक इमेज बनेगी। ये कोई 1 GB 2 GB 3 GB ऐसे इमेज नहीं बनाएगा, ये इसकी पूरी एग्जैक्ट रेप्लिका बना देगा। जिसे कहते हैं रेप्लिका ही बोल सकते हो तुम उसे, जो कि तुम प्रूव कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एवर, whether you are doing any private case. Imaging will play a very major role in doing digital forensics. It is the very basic step towards going in your chain of custody. To maintain the chain of custody, imaging is very much important. So imaging तो तुम्हें डिवाइस आते ही सबसे पहले इमेजिंग कर देनी है उसकी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद। इमेजिंग करने से क्या होगा, तुम सेफ हो जाओगे। सेफ क्यों हो जाओगे, तुम कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पे काम नहीं कर सकते। If you are doing something on original evidence, means you are tampering the evidence, and if you are tampering the evidence, you will be get in jail, not the actual, you can say, the criminal. So ओरिजिनल एविडेंस को तुम्हें अच्छे से अच्छे संभाल कर रखना है। हमें सबको पता है इंडिया में केस कितने साल चलते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें ही फाइन देना पड़ जाए, फिर कुछ सजा मिल जाए, क्योंकि 10 साल कोई केस चल गया और तुम्हें फिर चैलेंज कर दिया कि just prove that this evidence is real. So you will not be able you will not be, you can say, in the condition to prove that yeah, this is the same hard disk that was given to me, that I have investigated, that was used 10 years ago. So this is why imaging is used. Imaging से तुम एक नहीं, कम से कम 2 से 3 इमेजेस बना लो उसकी, ताकि अगर बाई चांस एक कभी मिस्टेक से डिलीट भी हो जाती है, कभी उसके साथ कुछ भी हो जाता है, तो तुम और रेप्लिका यूज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये पूछो तुम कि अगर हमने एक बार बना दिया दूसरी बार उसी से बनाए तो क्या सेम बनेगी? हाँ, बिल्कुल सेम बनेगी। और वेरीफाई का आज के बाद एक प्रोसेस आता है कि वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम कि हाँ, ये इमेज और इसकी इमेज ये सेम ही है। इसके लिए यूज करते हैं हम हैशिंग। हैशिंग एक प्रोसेस है जो कि पूरा डिपेंडेंट है तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी पे। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी बेसिक पता चला होगा अब तक क्रिप्टोग्राफी का, क्रिप्टोग्राफी बेस्ड होती है 2 प्रोसेस पे, एक इंक्रिप्शन एक डिक्रिप्शन। हिंदी में बताऊं तो इंक्रिप्शन मतलब कि ताला लगाना, और डिक्रिप्शन मतलब कि ताला खोलना। ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, मतलब कि कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि सारी चीज एग्जैक्ट समझ आ जाए कि ये क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हैशिंग टोटली बेस्ड है क्रिप्टोग्राफी पे। हैशिंग क्या करती है, तुम्हें एक नंबर प्रोवाइड कर देती है, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करके। MD5 बहुत कॉमनली यूज होता है, जिसमें जिसमें इंडिया में खासकर MD5 से कोई भी एक रैंडम नंबर मान लो। एग्जाम्पल लेते हैं, यूज करके देख सकते हो। हैश कैलकुलेटर है, और भी बहुत सारी हैं। मैं इसमें गया टेक्स्ट स्ट्रिंग पे, मैंने लिखा माय नेम इज मिस्टर साइबर, और मैंने कर दिया कैलकुलेट।
सपोज किसी ने मेरे को ये मैसेज भेजा होगा और मैं इसकी इमेज बना के और उसकी हैशिंग कर दूं, तो मेरे पास ये एक नंबर आ जाएगा और मैं इसको सेव कर सकता हूँ कहीं भी। और अगर मैं 10 साल बाद भी इस नंबर की हैश निकाल के देखूं तो वो सेम ही आएगी। अब कोई अगर इसमें तुम टेम्पर करना चाहो तो नहीं कर सकते। अगर मैं मिस्टर का एम भी बड़ा कर दूंगा तो तुम नोटिस करो पूरी की पूरी सारी डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। मतलब कि कोई मतलब इसमें चेंज करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही मान लो, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल मत बोले तो माय नेम इज मिस्टर साइबर से तुम ये निकाल लोगे, पर इससे ये वापस नहीं निकलता। निकाल सकते हैं, वो बात अलग है। if you are having a supercomputer, so you can have hashes of all the combinations, then you can try all the combinations of hashes. Basically you can compare the hashes, जो कि हमारे पासवर्ड ब्रेकिंग में भी यूज होता है। पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये टेक्स्ट स्ट्रिंग से बदल के फाइल में आ जाता है। अब ये फाइल में आने के बाद इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं हमारी डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब कि इमेजेस, और फिर उन इमेजेस की आ जाती है हैशेस। आजकल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हमें हमें इस सॉफ्टवेयर की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैश कैल की। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्री बिल्ट आने लग गया है हैश कैलकुलेशन का और हैश वेरिफिकेशन का भी। चाहे उसमें कोई सा भी टूल ले लो, वोटॉप्सी ले लो, एफटीके ले लो, कुछ भी टूल ले लो, सबके अंदर ऑटोमेटिक हैशिंग और ऑटोमेटिक हैश वेरिफिकेशन होता है। पर ये हैशिंग तुम्हें पता होना चाहिए होता क्या है, क्या काम होता है, क्या वर्क होता है। इसका काम क्या होता है, टू मेंटेन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि डिवाइस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। और ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, आसानी से कर सकते हो तुम। एक सेकंड में कह दो कि इसकी ये MD5 हैश है और ये मेरी इमेज है, ये मेरी इमेज की ये MD5 हैश है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब साफ है कि मैंने इसमें कोई भी टेम्पर नहीं करा है और जो भी आंसर रिजल्ट है सारे आपके सामने। यहाँ पे होता है तुम्हारा पहला पार्ट खत्म। इसका नाम था प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के बाद तुम्हारा पार्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करना होता है, इसमें बेसिकली सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है एविडेंसेस को कि कौन सा एविडेंस क्या है, कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे इसको आगे प्रोसेस ऑन करना है, क्या क्या इसके अंदर हम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, क्या क्या हम टूल्स इसके अंदर यूज करेंगे, क्या क्या मेथड्स हम अपनाएंगे। ये सारी चीज तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ जाती है। सपोज यू आर हैविंग ड्रोन, तो उसकी फोरेंसिक्स अलग होगी। IoT कोई डिवाइस है जैसे स्मार्ट स्पीकर है, उसकी फोरेंसिक्स अलग होगी। सपोज यू आर हैविंग ओनली ब्राउजर डाटा, उसकी फोरेंसिक्स अलग होगी। बेसिकली ऊपर ऊपर से कहने का मतलब सबकी फोरेंसिक्स अलग अलग, सबकी तुम्हारे चेन ऑफ कस्टडी अलग अलग होगी। तो ये तुम कह सकते हो इसमें बेसिकली तुम बिल्ड करोगे अपनी चेन ऑफ कस्टडी। अगर एक जनरल एग्जांपल दूं, सपोज यू हैव बीन कॉल्ड दैट समवन इज प्रेजेंटेड इन योर नेटवर्क, लाइक यहाँ पे वायरलेस अटैक हुआ है। वायरलेस अटैक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि हमारे नेटवर्क में कोई एक अलग डिवाइस दिख रही है जो हमने कनेक्ट नहीं करी है और आपको बुलाया गया है डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए। तो आप वहां पड़ी हुई USB स्टिक्स को इकट्ठा नहीं करोगे क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। ना आप उसकी ब्राउजर हिस्ट्री चेक करोगे क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। तो उसके लिए आपको चेन ऑफ कस्टडी ही बनाना पड़ेगा कि मेरे को राउटर लॉग्स लेने हैं। राउटर लॉग्स के बाद मुझे राउटर लॉग्स को इस वाले टूल में चलाना है, इससे ऑटोमेशन आ जाएगा। और इसके बाद ये जो सारी अलग अलग मैक आईडी आएंगी, उसके बाद उन मैक आईडी को रिवर्स चेक करना है कि कौन सी मैक आईडी किस डिवाइस से है। रीवेरीफाई करना है पहली बार कब कनेक्ट हुआ था, किसी ने इसके ऊपर और कोई कमांड और कोई ब्रीच तो नहीं है। सिक्योरिटी कौन सी, इस वक्त कौन सी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है, इससे पहले कौन सी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड थी, पासवर्ड चेक करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर बेसिकली चेन ऑफ कस्टडी तुम्हें बिल्ड ही करनी पड़ेगी हर बार। चेन ऑफ कस्टडी अलग से लिखनी पड़ेगी तुम्हें हमेशा रिपोर्ट में, चाहे गवर्नमेंट कोई भी काम करो चाहे प्राइवेट कोई भी काम करो, समझाने के लिए कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कोई उल्लू नहीं है, वो एक डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है एंड उसने सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं जो कि उसने डिसाइड करे थे। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो तुमको अपने स्टेप्स याद रहते हैं, स्टेप्स टू इन्वेस्टिगेट, एंड सामने वाले को मिलता है कॉन्फिडेंस कि हाँ इसने सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं। चेन ऑफ कस्टडी से उसको भी आइडिया लग जाता है कि हाँ इसने क्या अप्रोच लगाई है, अप्रोच टू सॉल्व द केस।
ये तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन में था। इसके बाद तुम्हारा आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या, चलो अब थोड़ा बहुत पहले प्रैक्टिकल इमेजिंग का कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे दोबारा आएंगे। दो टूल डाल रखे हैं मैंने, दोनों का छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, इमेजर ये रहा। हाँ, डिजिटल फोरेंसिक में एक चीज बहुत कॉमन है साइबर सिक्योरिटी से, कि टूल्स बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज मुश्किल भी है, क्रैक मिलना मुश्किल होते हैं अगर तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी नहीं आती है तो। ऐड एविडेंस आइटम। इसके बाद ये पूछ रहा है कि इमेज फाइल है, लॉजिकल ड्राइव है, फिजिकल ड्राइव है। अब मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। सपोज ये मेरा ही कंप्यूटर है और मेरे को खाली एक लॉजिकल ड्राइव चाहिए। सपोज मेरे को लोकल डिस्क ई की बनानी है, एच की बनानी है, एफ की बनानी, तो ये कर सकता हूँ। मेरे को यूएसबी या हार्ड डिस्क की बनानी, तो मैं ऑफ कोर्स फिजिकल ड्राइव ही सेलेक्ट करूंगा। फिजिकल ड्राइव। ओके। ओके, सॉरी। एड एविडेंस आइटम, फिजिकल ड्राइव। हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं कि कौन सी ड्राइव सेलेक्ट करनी है। वो सॉरी, गलती से फिनिश हो गया था। इसके अंदर अब हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये चारों अभी के अभी इस वक्त का सिनेरियो में इंसर्टेड हैं। डब्ल्यू डी एलिमेंट 1 1 TB, सैनडिस्क 128 GB, SSD 240 GB, एंड फिर अगेन मेरी प्राइमरी हार्ड ड्राइव 1 TB। तो फिर ये चारों जितनी भी डिवाइस इसके अंदर इंसर्टेड होंगी सारी ड्राइव्स आ जाएंगी। तुम किसी केस पे काम कर रहे हो तो हो सकता है लैपटॉप भी आ जाए तुम्हारे पास, हो सकता है तुम्हारे पास कोई हार्ड ड्राइव भी आ जाए। तो ऑलवेज हैव कनेक्टर्स विद यू। कनेक्टर्स लो, लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकालो, कनेक्ट करो, तब इमेज करो, खत्म करो। अब मेरे को अगर इसकी इमेज बनानी है, हाँ, डिजिटल फोरेंसिक्स में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी चीजों में बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सबसे बेसिक टूल है ये एफटीके इमेजर। सारे इससे ही स्टार्ट करते हैं अपनी डिजिटल फॉरेंसिक्स की जर्नी। आ नहीं रहा है, चलो मैंने कुछ अच्छी छेड़खानी कर दी है इसके साथ। कोई नहीं, हम दूसरा मेथड यूज कर लेंगे। ऐड अटैच डिवाइसेस। हाँ, आ गया। तो फिर अब इस पे जाके एच, एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म इफ इट इज एच। ओके, जी है ये पेन ड्राइव। अगर इस जी पे जाके मैं एक्सपोर्ट डिस्क इमेज करूं, तो अब ये पॉपअप खुल गया है। अब इसमें मेरे को सेलेक्ट करना है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में पहले फॉर्मेट पूछ रहा है मेरे से, मेरे को किस फॉर्मेट में चाहिए। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर तुमको अलाउ करने वाले हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो फिर अब इसके बाद तुम सेलेक्ट कर सकते हो स्मार्ट भी, E01 भी, AFF भी। सजेस्ट करूंगा E01 या रॉ ही करो। और ज़्यादा टाइम रॉ ही करना, क्योंकि रॉ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये भरना अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी ज़रूरी नहीं है, पर अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो भर देना, काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन डाल देना जो भी तुम्हारी हो, मैं न्यू फोल्डर करके और ओके कर दूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है इमेज फाइल नेम। फाइल नेम में कुछ भी डाल सकते हो, ASD। अब फिनिश का ऑप्शन आ गया है। चाहो तो इंक्रिप्शन भी लगा सकते हो, और चाहो तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन साइज को बढ़ा और घटा भी सकते हो। ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये तुम्हारी डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। मेरी 128 GB की है, तो ये 1.5 के पार्ट्स में तोड़ देगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम मेरे को एनालाइज करने में आसानी हो। बेसिकली आसानी ये कि वो जल्दी से सारे प्रोसेस कर ले। अब फिनिश पे करूँगा, स्टार्ट पे करूँगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसमें कोई झूठ बात या फिर कुछ वो नहीं है। सब कुछ अच्छा है मेरी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी लगा देगा एक 2-3 घंटे आराम से। 2-3 घंटे शायद आराम से लगा देना चाहिए इसे, जो मुझे एक्सपीरियंस है। 1 घंटा तो लगा देगा ये इसमें। तो फिर ये देख लेना इसकी, तो फिर इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, पेशेंस का काम है ये भी।
और एनालाइज के टाइम भी। हाँ, FTK इमेजर को इंस्टॉल करना पड़ता है, पर हम सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो इन केस इमेजर लेके जाओ। इसको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इसको अगर तुम चलाओगे, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, चलाते ही चल जाएगा। चल गया, कहीं हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐड लोकल डिवाइस में जाओगे, इनेबल फिजिकल मेमोरी, अगर तुम्हें रैम भी कलेक्ट करनी है तो उसमें भी रैम कैप्चर का ऑप्शन है। एक सेकंड, रैम इससे भी कलेक्ट कर सकते हो। कैप्चर मेमोरी पे क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा रैम कैप्चर करने का। रैम कैप्चर करने के लिए बेस्ट टूल है वोलेटिलिटी, उससे बेस्ट टूल नहीं मिलने वाला तुम्हें कहीं भी। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें भी नेक्स्ट ही करना है। सेकंड, रीडिंग डिवाइसेस, रैम सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, ये कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका भी सेम काम है, बस इसका ये फर्क है जो मेन डिफरेंस तुमको बताया। पर वही बात है, जो फर्क जहाँ डिफरेंसेस होते हैं, प्रोज और कॉन्स दोनों साइड इक्वल होते हैं, उसमें वो ऑटोमेटिक हैशिंग कर देता था। अब ये ऑटोमेटिक हैशिंग नहीं करता है। पहले ये फ्रीली अवेलेबल था, अब ये अवेलेबल नहीं है। अगर इन केस की साइट पे तुम जाओगे तो उन्होंने इसको बना दिया पेड। बेसिकली पेड क्या, उन्होंने टेबल एयू वालों के साथ हाथ मिला लिया है। अब उसके साथ तुमको हार्डवेयर आने लग गया, हार्डवेयर से ही तुम्हें इम्प्लीमेंट कर पाओगे इमेजेस। ये हार्डवेयर है, ये इसके अंदर हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रखी है। अब ये क्या चीज है, ये तो चलो तुमको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये है पावर और ये है डाटा के लिए। डाटा के लिए बीच में एक और डिवाइस लगा रखी है, ये प्रिजर्वेशन का ही एक पार्ट है। प्रिजर्वेशन का क्या पार्ट है, इसको बोलते हैं राइट ब्लॉकर्स। कोई चालाक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसको पता है मैं आज फंसने वाला हूँ। वो क्या कर सकता है, उसको पता है कि अगर मैं आज फंसूंगा तो ये इसको लेके जाएंगे साइबर सेल। साइबर सेल में ले जाके इसकी बनाएंगे इमेज, इमेज बना के मेरे ऊपर करेंगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो क्यों ना मैं इसमें मालवेयर अटैच कर दूं कि जब भी, रबर डकी तो सबने सुना होगा, नहीं सुना तो सर्च कर लेना, बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में तो उसका जुगाड़ भी अवेलेबल है, अगर चेक करोगे तो। इनफैक्ट मेरे पास भी पड़ा है, कभी देखना हो तो फिर क्या सीन होता है, हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो कुछ कमांड्स अपने आप रन कर सके। अब मैं अगर एक चालाक, यू कैन से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या क्रिमिनल बोल सकते हो अगर हूँ, तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ कि ये इनके ऑफिशियल सिस्टम से कनेक्ट होगा और मैं इनके ऑफिशियल सिस्टम में इंट्रूजन फिट कर सकता हूँ, मालवेयर फिट कर सकता हूँ, जो कि रिवर्स कनेक्शन बिल्डअप करके मेरे को क्रूशियल डाटा लाके दे सके टाइम टू टाइम, या फिर इनके सिस्टम को लगातार इन्फेक्ट करता रहे, या फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो इनका पूरा सिस्टम खाली कर दे। अगर पूरा सिस्टम भी खाली भी कर दिया या फिर इनफेक्ट लॉक भी लगा दिया तो रैंसम की डिमांड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो उनके ऑफिशियल सिस्टम में फाइल्स होंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने काम कर रखा है, सही बता रहा हूँ। अगर रैंसमवेयर लोग तो ऐसे ही लगे रहते हैं इन पे प्राइवेट पे, पर अगर ऑफिशियल लॉक हो गया तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बचने का, फिर ये साइबर एक्सपर्ट्स को ही बुलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, नो रैंसम है और जगह से इनके वो मिल जाते हैं पैचेस, पर सीरियसली बताओ तो नहीं मिलता, रिसेट ही करना पड़ता है। बहुत दिक्कत आती है फिर उसके बाद, कॉन्सिक्वेंसेस उसके बहुत गंदे होते हैं। तो राइट ब्लॉकर क्या करता है, वन वे कम्युनिकेशन बनाता है रीड ओनली का। तो राइट ब्लॉकर अगर अटैच कर रखा है आपने, तो जो दूसरी डिवाइस आपने अटैच करी है वो कुछ भी राइट नहीं कर पाएगी आपके सिस्टम पे, तो आपका सिस्टम इन्फेक्ट होने से बचा रहेगा। तो राइट ब्लॉकर का इतना ही काम होता है। अब इमेजिंग दोनों आपको बता दिया। रैम कैप्चर के लिए 4 मेन सॉफ्टवेयर तुम यूज कर सकते हो। बेल का सॉफ्ट का रैम कैप्चर है वो भी फ्री है, और एक मैग्नेट का रैम कैप्चर है वो भी फ्री है। FTK है, इन केस का ढूंढोगे मिल जाएगा, पहले फ्री था। तो तुम्हें पता है साइबर में कोई चीज एक बार नेट पे आ गई तो मिल सकती है आराम से, अगर डॉकिंग सीख ली होगी या फिर 2-3 अच्छे मेथड्स पता होंगे तो इन केस का भी मिल जाएगा। बाकी इमेजिंग के लिए कहूँ तो FTK यूजर बेस्ट है, और इन केस का ये जो भी दिखाई ये भी बेस्ट है। ये तुम्हारे ओपन सोर्स टूल है,
और अगर प्रीमियम की बात करो तो गिनती नहीं है, इतने टूल्स हैं। इनकेस है, ऑक्सीजन है, बहुत टूल है भरे पड़े। यूफेड है, जिनमें एक से एक इमेजिंग फीचर्स हैं। टेब इनकेस का टेबल एयू बहुत यूज, समझ लो 90% जगह पे टेबल एयू ही यूज होता है इनकेस का। इनकेस की सर्टिफिकेशन भी एन से ही गवर्नमेंट में बहुत डिमांड है। अगर तुम कहीं भी इनकेस लिख दो तो इनकेस और एफ टी के भी अब बिक गया है। एफ टी के का सजेस्ट करूँ, कोर्स करते रहा करो, 2-3 कोर्स निकालते रहते हो। मैं एक्सेस डाटा सर्टिफाइड एग्जामिनर भी हूँ, सर्टिफाइड हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। वो सर्टिफिकेशन और 20-30 इन्वेस्टिगेशन के और है मेरे पास, नाम भी याद नहीं रहता कभी कभी। तो ये डिवाइसेस के अंदर सब कुछ अटैच हो जाता है, सब कुछ लिटरली। चाहे तुम कार्ड अटैच कर दो, इथरनेट को भी कर देता है ये। सारी कैपेबिलिटी है इसके अंदर सारे। अब तुम जहाँ भी जाओगे यही मिलने वाला है तुमको, TX1। इससे पहले इसका एक भाई था ये, अब वो बन गया है ये। तो फिर ये देख लो, ये मेजर हमेशा मिलेगा तुमको। अगर तुम किसी भी साइबर सेल चले जाओ, किसी भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चले जाओ, CBI चले जाओ, CIA चले जाओ, NIA चले जाओ, IB चले जाओ, मैं हर जगह गया हूँ, हर जगह मिला है। तो फिर मतलब कि ऐसी चीजें तुम्हें देखते ही पता चल जानी चाहिए, ये तो वो चीज है और इसका ये सीन है। अगला पार्ट आता है हमारा एनालिसिस का। एनालिसिस में फॉलो अप करने के लिए तुम्हें टूल्स चाहिए होंगे। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मोबाइल इन्वेस्टिगेशन में, अगर तुम लॉक नहीं पता है। तो अगर तुम डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो और तुम्हें ले जाया जाता है रेड पे या फिर क्राइम सीन पे, और अगर वहाँ विक्टिम अवेलेबल है, तो पहला स्टेप मैं प्रेफर करूंगा, ये कहीं लिखा नहीं है, मैं केसेस सॉल्व आउट करता हूँ तो मेरे को पता है और मैं यूज करता हूँ। पहला सिनेरियो रहता है उनका फोन अनलॉक करवा के सीज करना। अगर तुम फोन अनलॉक करवा के सीज नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होता है ब्रेकिंग दी पासवर्ड। पासवर्ड ब्रेक हो जाते हैं पर पैचेस आने में टाइम लेते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, सबका क्रैक आने में टाइम लेता है। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी भी मोबाइल एक्विजिशन कर रहे हो तो पासवर्ड खुलवा के लो। हमको कंप्यूटर में कभी दिक्कत नहीं आती, तुम विंडोज का कोई भी पासवर्ड लगा दो। हाँ, विंडोज में भी दिक्कत आती है। विंडोज में पासवर्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दो, कुछ भी पासवर्ड लगा दो, सब कुछ जगह पासवर्ड लगा दो। अगर तुम उसकी इमेज बना लोगे और एनालाइज करोगे, वो पासवर्ड मांगेगा ही। पर एनालाइज में भी दिक्कत आएगी अगर उसने अपनी डिस्क इनक्रिप्ट कर रखी है बिट लॉकर से। ये एंटी फोरेंसिक टेक्निक होती है कुछ कुछ, कि जिनसे मेरी डिवाइस इन्वेस्टिगेट ना करी जा सके। अब बिट लॉकर की इंक्रिप्शन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर तुम्हें ब्रूट फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो मांगते हैं रिकवरी कीज, और रिकवरी कीज के लिए तुम कुछ वो यूज नहीं कर सकते, वो मतलब कि रेनबो टेबल्स। तो रेनबो टेबल्स नहीं यूज कर सकते, तो समझ जाओ कि ब्रूट फोर्स में कितना टाइम लगेगा। अब ये हो गई मोबाइल डिवाइसेस की बात। पर हाँ, ये है बिट लॉकर बहुत कम देखने को मिलता है प्राइवेट सिनेरियोज में। हाई, जिसे कहते हैं हाई पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं बिट लॉकर भी। पर हाँ, गवर्नमेंट में तो जितने केसेस मिलते हैं यही लोग, नॉर्मल लोग के मिलते हैं या क्रिमिनल के मिलते हैं, वो भी यूज नहीं करते बिट लॉकर ऐसी चीज। तो वो डिवाइसेस सिस्टम की आराम से हो जाता है सारा हमारा एनालिसिस पार्ट। पर मोबाइल में हमें हमेशा दिक्कत आती है, क्योंकि रूटिंग परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रूटिंग परमिशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? फोन को रूट करना सीख लो जिसको नहीं आता। मैंने अपना 9th क्लास में पहले फोन रूट कर लिया था। रूटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि तुम्हें हिडन फाइल्स चाहिए होती हैं। हमारी जितने भी पासवर्ड फाइल्स होती हैं, सिस्टम हिडन फाइल्स होती हैं, वो बहुत क्रूशियल, यू कैन से क्रूशियल रोल प्ले करती है तुम्हारे एनालिसिस के पार्ट में। क्योंकि बहुत सारा डाटा तुम्हारा हिडन होता है फोन के अंदर, जो तुम्हारा सिस्टम डेटा होता है। अगर तुम चेक करो तो तुम नहीं देख पाओगे जो नॉर्मल। तो फिर उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास हिडन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए प्रिविलेज होनी चाहिए। वो प्रिविलेज लेने के लिए तुम्हें रूटिंग आनी चाहिए। रूटिंग दोनों में होती है। रूटिंग, नॉर्मल रूटिंग एंड्रॉयड फोन में होती है, जेल ब्रेकिंग वाले को हम iOS बोल देते हैं। तो फिर वो दोनों में आनी चाहिए। एंड्रॉयड रूटिंग के लिए तुम XDA फोरम पे जा सकते हो, और एंड्रॉयड के लिए चेकमेट अगर किसी ने यूज करा हो तो, iOS ब्रेकिंग के लिए, iOS ब्रेकिंग नहीं, जेल ब्रेकिंग के लिए। तो पासवर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर जेल ब्रेक हो या फिर वो हो रूटेड फोन हो। नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यूफेड
वन ऑफ द टॉप क्लास सॉफ्टवेयर जो कि पुलिस ऑफिशियल्स, हाई पुलिस ऑफिशियल्स यूज करते हैं। हाई पुलिस ऑफिशियल साइबर सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सीबीआई, एफएसएल, इन सब की। तो यूफेड बहुत ही प्यारा टूल है इन सब चीजों को करने के लिए। सारी चीज कर देता है, ऑप्शन दे देता है तुम्हें जो भी अवेलेबल होते हैं। अगर कोई पुराना फोन है तो उसके पैचेस अवेलेबल होते हैं उनके पास, अगर तुमने परचेज कर रखा है तो। और नए नए जो पैचेस होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ निकाल के ला देता है। लॉजिकल तो एटलीस्ट कर ही देता है। फाइल सिस्टम और फिजिकल के अंदर दिक्कत आती है, पर हाँ ये पूरी पूरी ट्राई करता है। जो फेड में इमेजिंग करने के लिए दो होते हैं, एक को हम कहते हैं यूफेड H2, एक का नाम होता है यूफेड फॉर पीसी। इन दोनों की अगर तुमको फोटो दिखाना चाहूँ मैं, फोटो नेट पे इजीली अवेलेबल होगी। ये H2 है, टैबलेट जैसा दिखने वाला। और यूफेड फॉर पीसी, यूफेड फॉर पीसी मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तुम्हारा डायरेक्ट सिस्टम के अंदर अटैच हो जाता है। ये है तुम्हारा यूफेड फॉर पीसी। सेकेंड इसकी वही अकेले की इमेज, ये है तुम्हारा यूफेड फॉर पीसी। इसमें केस लगा रखा है, रग्ड केस बोलते हैं इसे हम। ये तुम्हारा ब्लूटूथ भी एनेबल्ड भी होता है, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट करो और ये तुम्हारा उसमें कनेक्ट करो, तुम्हारा नॉर्मल ले लेगा। और इसमें बहुत सारे पैचेस अवेलेबल है। तो ये फोनों के पासवर्ड आसानी से क्लिक कर सकता है अगर तुम्हारा कोई थोड़ा सा भी पुराना फोन है तो। नए फोनों के लिए डाटा निकाल लेगा पर सारा डाटा नहीं निकाल पाएगा। यू सेलिब्राइट यूफेड बहुत महंगा टूल है, तो इसमें ऑटोमेशन बहुत अच्छे लेवल की कर रखी है। एक क्लिक में तुम पता लगा सकते हो इस फोन में फोन है नहीं है। एक क्लिक में तुम पता लगा सकते हो मालवेयर से इन्फेक्टेड है नहीं है। एक क्लिक में मतलब जो जो तुम्हारे अटैक्स होते हैं सारे पता लगा सकते हो, मेलिशियस एप्स पता लगा सकते हो, क्लोन एप्स पता लगा सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी निकाल सकते हो। तो फिर मतलब कि काफी अच्छे लेवल की जो ऑटोमेशन है वो यूफेड वालों ने कर रखी है। यूफेड अकेला टूल नहीं है, और भी टूल है। बेलकासॉफ्ट वालों का भी मोबाइल का अच्छा टूल है, मोबिलाइज वालों का भी अच्छा टूल है। बहुत टूल, मोबिलाइज वालों को तो नहीं कह सकते, मतलब काफी टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल मोबाइल के लिए खाली। तो फिर वो सारे देख सकते हो। और एनालिसिस का और पार्ट बताऊं तो फिर एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं। कई बार तुम्हें केस आ सकता है मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स का भी। मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स के अंदर क्या आता है, बेसिकली ये सारे टूल्स हैं जिनसे तुम स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि तुम्हारी पोस्ट फोरेंसिक्स आती हैं, जो कि तुम्हारा फोरेंसिक्स प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर तुम्हारी हार्ड ड्राइव डैमेज है तुम्हें वो भी ठीक करनी आनी चाहिए, बहुत मुश्किल है। इसका एक बाप है एस लैब्स, एस लेबोरेटरी नाम है वैसे इनका। एस लैब्स के सबसे जिसे कहते हैं मार्केट में टॉप क्लास टूल्स माने जाते हैं एस लैब्स के। हार्ड ड्राइव डैमेज्ड हो, हार्ड ड्राइव रिकवर करनी हो, सब कुछ करवा देते हैं। इनका सपोर्ट टीम भी बहुत अच्छा है जो इनके साथ मिलता है। फ्री भी मिलता है एच डी डी फॉरम्स, एच डी डी रिकवरी फॉरम्स। बहुत अच्छे फोरम्स है जिनको तुम फॉलो कर सकते हो। एक बहुत मेन क्वेश्चन आता है कि सर डाटा डिलीट हो गया है, डाटा डिलीट क्यों हो गया है। कोई भी क्रिमिनल होगा, उसकी पहली इंटेंशन क्या होगी। सपोज तुमने कुछ करा है, तुमने किसी को कोई गलत मैसेज भेज दिया, तुमने किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज में अब्यूज कर दिया, या फिर तुमने कोई किसी की गलत वीडियो अपलोड कर दी, या फिर तुमने कोई बैंक अकाउंट से कुछ गलत काम कर दिया, तुम्हारा पहला इंटेंशन क्या होगा बचने का, कि कैसे न कैसे मैं एविडेंसेस को रिमूव करूं। एविडेंसेस को रिमूव करने का सबसे बेसिक फॉर्म क्या है, एविडेंस डिलीट करना। अब चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, सपोज करो तुमने कोई इमेज भेज दी तो तुम इमेज डिलीट करोगे। व्हाट्सएप पे भेज दिया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दोगे। फोन के अंदर कोई वीडियो है, वीडियो डिलीट कर दोगे, फॉर्मेट कर दोगे। ये बहुत ही जनरल स्टेप्स है। तो डाटा रिकवरी तुम्हें आना चाहिए, ठीक लेवल का आना चाहिए। टूल्स भी होने चाहिए, मैनुअल भी होना चाहिए, प्रोसेस भी आना चाहिए, और पीछे की वर्किंग भी आनी चाहिए। अब पीछे की वर्किंग अगर तुम्हें बहुत ही बेसिक आइडिया दूं कि होता क्या है, वैसे मोस्टली लोगों को आई थिंक पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक टेबल होती है जो कि सारा रिकॉर्ड रखती है कि ये फाइल यहाँ है, ये फाइल यहाँ है, ये फाइल यहाँ है।
सपोज यहाँ एक फाइल है, यहाँ एक फाइल है, यहाँ एक फाइल है, ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। इसके अंदर डाटा है ए, इसके अंदर डाटा है बी, इसके अंदर डाटा है सी। सपोज मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है बी, और मेरे को यहाँ कुछ और लिखना है, बेसिकली सिर्फ डिलीट करनी है, मेरे को नॉर्मली लिखना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, और सॉरी हमारा सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से तो मैंने कर दिया डिलीट पे क्लिक, और मेरा सिस्टम क्या करेगा, ये जाएगा और इन दोनों के बीच का कनेक्शन काट देगा। ये बी वहीं पे रहेगा, बस हमारे वन को लगेगा कि मेरे पास अब जो भी डाटा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये भी अपने आप को एज अ फ्री साबित कर देगा। तो अब जब भी कोई न्यू डेटा आएगा तो बहुत चांसेस रहेंगे कि हो सकता है कि वो यहाँ ओवरराइट हो जाए। सपोज अब मैंने करा एंटर डी, तो हमारा सिस्टम जाएगा, चेक करेगा यहाँ पे लोकेशन फ्री है, तो फिर ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा डी, तो आपका डाटा बन जाएगा ए डी सी। सो ऐसे वर्क करता है डिलीशन हमारा। ये सिर्फ इंडेक्स डिलीट कर देता है, ये फाइल कभी डिलीट नहीं करता। फाइल तुम्हारी सिर्फ उस कंडीशन में डिलीट होगी अगर ओवरराइड हो रही है तो। आजकल एंटी फोरेंसिक टेक्निक्स के सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का नाम बताओ तो श्रेडर, जो कि काम ही इसलिए कर जिनका काम ही है कि फाइल को डिलीट कर देना, जो कि रिकवर ना हो सके फोरेंसिक टेक्निक से। फोरेंसिक टूल अगर पूछो कि मैं कौन सा यूज करता हूँ, तो अगर अवेलेबल होता है तो इस लैब्स के टूल यूज कर लेता हूँ। बहुत कम टाइम ये अवेलेबल होते हैं और बहुत मुश्किल भी है यूज करने। फोटो रैक एक टूल है, बेसिकली टेस्ट डिस्क एक टूल है, अब इन्होंने हाथ मिला लिया है फोटो रैक के साथ, तो इसका नाम हो गया है टेस्ट डिस्क एंड फोटो रैक। बेस्ट टूल है, अगर कहीं नाम लिखना चाहो तो लिख के रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर यूज। ये मैनुअल टूल है। ऑटोमेटेड टूल्स की अगर बात करूं तो रिक्यूआ सबको पता होगा, रिक्यूआ। और मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मैं बताऊं तो मेरा पर्सनल फेवरेट है मिनी टूल, पावर डाटा, और हजारों टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। अब देखो यही मैं बता रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक वाले की लाइफ काफी ज्यादा अलग हो जाती है। अब साइबर सिक्योरिटी में बहुत कम चांस होगा कि तुम्हें कभी रिकवर करना पड़ रहा है, पर डिजिटल फोरेंसिक्स में कई बार तुम्हें रिकवरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे तुम्हें पता है, अभी तुमको बताया, पहला इंटेंशन लोगों को यही रहता है कि मैं कैसे न कैसे अपना डाटा गायब करने की कोशिश करूं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स। मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्किल सेट की जरूरत है। स्किल सेट में तुम्हारा मेन आता है एक्सपीरियंस। मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, अभी बताऊंगा क्यों डिमांड है, इसको लिखते तुम समझ जाओगे। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री। एक सेकंड, ऑडियो वीडियो इमेजेस डॉक्यूमेंट्स अलग, डॉक्यूमेंट्स भी है, डॉक्यूमेंट्स मल्टीमीडिया से अलग चला गया है, डॉक्यूमेंट्स भी है एक, उसका ही बताऊंगा क्या सीन रहता है। मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, इसमें आ गया तुम्हारा ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस। ऑडियो वीडियो इमेजेस में होता क्या है, ऑडियो कभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, कई बार केसेस आएंगे कि ऑडियो फाइल आ गई है तुम्हारे पास, आइडेंटिफाई कर 10-10 GB की ऑडियो फाइल्स आ जाती है किसी की कॉल रिकॉर्डिंग्स। अब तुम्हें उसमें से क्रूशियल डाटा निकालना है टाइम स्टैम्प के साथ, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए ऐसा डाटा निकालना। ऑटोमेटेड टूल्स भी बहुत कम है जो कि तुम्हारे ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे एग्जैक्ट, क्योंकि हिंदी में बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, ये बहुत मुश्किल है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑडियो क्लियर करना। ऑडियो क्लियर करने के लिए मैं यूज करता हूँ वेवपैड प्रो। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि जो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसा मत सोचना कि जो मेरा फेवरेट है वो तुम्हारा भी फेवरेट बन जाएगा, नो नेवर। पेड यूज करना है तो एमपेड 5 है, काइनेसेंस है, और अगर फ्री यूज करना है, बेसिकली फ्री नहीं कह रहा मैं इसको भी, प्रीमियर प्रो है ये पेड, पर इसका क्रैक मिलना बहुत आसान है, एडोब प्रीमियर प्रो, और टूल भी बहुत अच्छा है। एंड सेम अगर इमेज के लिए यूज करना है तो तुम फोटोशॉप यूज कर सकते हो।
इमेज का अगर तुम्हारे पास मल्टीमीडिया का केस आ गया तो इमेज इमेज और वीडियो दोनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया के सीसीटीवी की तुम्हें पता है क्या कंडीशन होती है, कैसी रिकॉर्डिंग आती है। तो तुम्हें 100% चांस है, अगर सीसीटीवी का केस है तो तुम्हें केस थमा ही देंगे कि मुझे इस आदमी की शक्ल देखनी है, मेरे को इस गाड़ी का नंबर देखना है, मेरे को ये देखना है कि इसने क्या करा, मेरे को देखना है इसने क्या रखा, इस आदमी ने कौन सी शर्ट पहन रखी थी। मतलब ऐसे बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो फिर इसके लिए इमेज इन्हेंसमेंट, वीडियो इन्हेंसमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। कलर आरजीबी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। रात की जो वीडियोस होती है उनको क्लियर, थोड़ा बहुत मैक्सिमम लेवल तक क्लियर करना आना चाहिए। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक चीज है जो कि मांगते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स में। प्रीमियर प्रो यूज करके देख लेना, आसानी से समझ आ जाएगा। 10-12 वीडियो पे काम कर लोगे तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। मतलब कभी तुम्हें काम करना पड़ा तो तुम ये नहीं होएगा तुम्हें कि तुम कुछ भी नहीं आता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल आने लग गई है। लोग डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर करके ले आते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हम उसका पता लगाएंगे। कि मान लो कोई पीडीएफ एडिटेड है तो फिर कैसे पता लगाओगे, कोई इमेज एडिटेड है कैसे पता लगाओगे। एक बहुत अच्छा टूल है, ऑनलाइन अवेलेबल भी है पता लगाने के लिए, इमेज के लिए तो फोरेंसिकली बेटा। ये सारे टूल्स हैं इसके अंदर, कोई भी यूज कर सकते हो। सपोज क्लोन डिटेक्शन यूज करा मैंने, थोड़ा सा टाइम लगाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सारे टूल्स लगाते हैं। अब इसने एनालाइज कर लिया। इसने क्या एनालाइज करा है कि यहाँ पे जो बादल था और वो सेम बादल यहाँ पे था, और यहाँ का बादल यहाँ पे था। यहाँ का बादल किसी ने एग्जैक्ट कॉपी मारा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, फोटो एडिटेड है और किसी ने जानबूझ के ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा दिया है। अब अगर हम इसके में दोबारा मैग्नीफायर पे जाएं तो तुम देख सकते हो कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट दिखने वाला बादल है। ये बिल्कुल ये यहाँ वाला यहाँ आ गया। अब तुम सोचोगे क्या बेकार चीज बता रहे हैं सर, ये भी एडिटेड है। मैं अभी तुमको ये भी दिखा दूंगा, ये तो तुम सबको पता ही चल रहा होगा ये एडिटेड है। अब तुम सोच रहे होगे क्या सर बेकार की चीजें बता रहे हैं, बादल 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 सेम है तो क्या हो गया। बादल सेम है कुछ नहीं हुआ। सपोज करो किसी ने चेक एडिट कर दिया है, डिमांड ड्राफ्ट एडिट कर दिया है, और फिर उसके बाद वो केस सामने आ रहा है। एक जीरो वहां से उठा के वहां लगानी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पर अगर किसी को ब्लैकमेल करना है तो बहुत काम आने वाला है। ये बहुत छोटी सी चीज है, पर और तुम सोच के देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारे पास ऐसा केस आ जाए जिसमें किसी ने एडिट करके सिर्फ एक जीरो इस साइड या उस साइड कर रखी है, या फिर किसी ने सिर्फ छोटी सी एडिट कर रखी है और केस तुम्हारा उससे ही बहुत बड़ा बन गया है। तो फिर क्लोन डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोन डिटेक्शन का ध्यान रखना, कभी काम आ सकता है, हर बार काम नहीं आता है क्योंकि कई केस ही नहीं आते हैं। ये नॉइस लेवल एनालिसिस, नॉइस लेवल एनालिसिस से बस ये है कि जो अलग से नॉइसेस एडिट हैं वो वाला हमें पता चल जाएंगी। ये इस पे डेमो इमेज है, मैंने पहले काम कर रखा है तो मुझे पता था कि ये दो चीजें अलग से एडिट हैं, तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। नहीं तो तुम देखते तो तुम नहीं गेस कर पाते कि ये वाली फेक है, या फिर अगर मैं और भी कुछ यहाँ फेक लगा देता तो फिर अब तुम्हें अलग से ही पता है कि हाँ ये फेक है, ये फेक है, बाद में ऐड की गई है। और बस यही है। ये ल्यूमिनेंस ग्रेडियंट है। अगर कोई इमेज बिल्कुल ही ब्लैक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इससे छेड़खानी करके बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मेरे को बहुत पसंद है ये सारे टूल। सारे टूल क्या मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, इसमें कुछ भी एनालाइज कर सकते हो। ये मेटा डाटा है, मेटा डाटा भी इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है। इसके अंदर लोकेशन डेटा भी हो सकता है, तुम्हारा डेट एंड टाइम भी होता है। बेसिक चीज बताऊं, एनालिसिस में तुम्हारा मेन पार्ट प्ले करेगा तुम्हारा टाइमलाइन। टाइमलाइन के बिना तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। इतने सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, कभी सारे प्रोसेस पे तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। पहले तुम्हें एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी कि केस कब हुआ, कब से कब तक हुआ, अभी भी हो रहा है नहीं हो रहा, स्टार्ट कब हुआ। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आता है सॉर्टिंग, इसके बाद आता है फिल्टर, इसके बाद आता है सर्च, इसके बाद आता है तुम्हारा मैनुअल कार्विंग। कार्विंग क्या होता है? कार्विंग मतलब खोदना।
मतलब फाइल्स खोद के निकालना। सपोज करो तुमने कोई फाइल अपलोड करी, डिलीट करी, फाइल ओवरराइट हो गई, पर उसका कुछ डाटा अवेलेबल है, या फिर वो डाटा रिकवरी टूल्स नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से रिकवर, तो तुम्हारा कैरविंग, मेटा कैरविंग, ये सारी टेक्निक्स हेल्प कर सकती है डाटा को खोद के निकालने के लिए। ये तुम्हारे छोटे से छोटे पीसेस ऑफ डेटा को खोद के निकाल लेते हैं। टाइमलाइन हो गया, इसके बाद तुम्हारा सॉर्ट, एक सेकंड रुको, मैं ऑटोप्सी खोल के दिखा देता हूँ, तो बहुत इजी इंटरफेस है ऑटोप्सी का। ऑटोप्सी तुम्हें पता होना चाहिए सबको, बहुत ही यूज होने वाला टूल है। लेट्स सी, इमेजेस तो होंगी मेरे पास, एक पुराने फोन की इमेज है, होगी मेरे पास 100%। लेट्स सी, हाँ, ये एल जी डिवाइस की है ये। जब सी एच एफ आई करा तब मिली थी, नेट पे भी अवेलेबल है। ये देखो, केस के साथ साथ तुमको बना के दिखा देता हूँ। न्यू केस पे क्लिक करा, केस नेम मांगा, केस नेम 1 2 3 4 5, नेक्स्ट, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये डाला हुआ है पीयूष, पीयूष, पीयूष कौशिक, मिस्टर साहिब है, सब कुछ डाला हुआ है। मिनिमाइज करा, मिनिमाइज होगा नहीं, एक सेकंड। स्क्रीन पे इमेज पेस्ट कर दी मैंने। इसके बाद ये मांग रहा है इमेज फाइल। इमेज फाइल, जो भी इमेज फाइल तुम्हारे पास प्रेजेंट होगी, जो भी तुमने अपने इमेजर से बनाई होगी, ये वो डिमांड कर रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इसको डेस्टिनेशन दे दूंगा, जो कि अब स्क्रीन पे बनेगी एलजी की। इसके ब्राउज पे गया, डेस्कटॉप पे गया, एलजी, ओपन, नेक्स्ट। या ये चेक कर लेना तुम्हें कौन कौन से टूल की जरूरत है। नहीं पता है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। चाहे इसमें आईओएस एनालाइजर है, तुम्हारा पिक्चर एनालाइजर है, हैश लुकअप है, खाली नेक्स्ट कर दो। डाटा सोर्स ऐड कर रहा है, प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगेगा, पर हाँ तुम्हारा डाटा आने लग जाएगा, तो तुमको दिखा पाऊंगा मैं। बेसिकली छोटा मोटा तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस हैं, ये ऐसे काम करते हैं सारे टूल्स। टूल्स ऑलमोस्ट सारे एक जैसा ही काम करते हैं, बस पेड वर्जन्स में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की होती है, जो कि तुम्हारा केस जल्दी सॉल्व करवाने में काफी हेल्प कर देगी। और कई बार तुम्हें नहीं आता होगा तो खुद ला के दे देगी कि हाँ ये चीज उठाओ ना। ये लोड हो रही है, नीचे देखोगे तो दिख जाएगा, 11% लोड हो चुकी है। लेट्स जंप। ये एंड्रॉयड फाइल लग रही है, किसी एंड्रॉयड फोन की। एंड्रॉयड लिखा है, DCIM लिखा है, डाउनलोड्स लिखा है। ऊपर देखोगे तो ऐड डाटा सोर्स आ रहा है, अगर और भी इमेजेस हो तो इमेजेस वीडियो पे क्लिक कर दोगे, ये लिखा आ रहा है कि जस्ट रनिंग है, ब्ला 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 ब्ला। जियो लोकेशन है, देयर आर नो डाटा सोर्सेज विद जियो लोकेशन। अभी नहीं है कोई भी, क्योंकि अभी एनालाइज ही कर रहा है। लेट्स सी इफ आप आ गए हो तो। अभी भी नहीं है, लेट्स गिव हिम सम टाइम। टाइमलाइन एनालिसिस है, जैसे कंटिन्यू। टाइमलाइन है, टाइमलाइन बना देगा ये, तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो, टाइम लगा सकते हो इसमें कि मेरे को इस साल का डाटा चाहिए, 1998 में इस महीने का डाटा चाहिए, 2008 में इस डेट को इस डेट का डाटा चाहिए। अब थोड़ी बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ये फोन स्टार्ट हुआ 1998 से और यूज हुआ 2015 तक, तो 2014 में क्यों यूज नहीं हुआ, और ये 1983 में कैसे यूज हुआ, अगर ये तब तक आया ही नहीं था तो, और इतने साल यूज क्यों। तो तुम खाली इसके डाटा को भी एनालाइज कर सकते हो कि हाँ इसमें ये डाटा है, और इस फाइल में क्या था ऐसा कि इस डेट में इसका मेरा डाटा दिखा रहा है हमें। ये टाइमलाइन एनालिसिस था। मतलब इस काफी आसान हो जाएगा इससे भी, तुम अगर कभी करना चाहो तो, कि ये सारे
टूल्स इसलिए ही बने हैं ताकि तुम केस को आसानी से सोल्व कर सको। डिस्कवरी में कुछ नहीं है, खाली सर्चिंग का ऑप्शन है, जो तुम्हें सर्च करना है सर्च कर सकते हो सर्चिंग अपने सर्चिंग के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट पेन में, इसमें है फाइल टाइप्स। फाइल टाइप्स में डिवाइडेड है बाय एक्सटेंशंस एंड माइम। एक्सटेंशंस में जाओगे तो सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, सारे एक्सटेंशंस में जो जो फाइल है वो भी अवेलेबल है, तो तुम इनमें जा सकते हो। अब इमेजेस में अगर मैं जाऊं, थंबनेल में जाऊं, तो तुमको ये सारी फाइल्स शो कर देगा जो कि अभी भी इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं अब एक एक करके ढूंढना चाहूँ तो मेरे को ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी। सपोज मेरे पास अब कोई केस है कि इसमें मेरी गंदी इमेजेस थी, तो तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इसने कहाँ छुपा रखी है, तुम सीधा फिल्टर आउट कर सकते हो इस चीजों को। बहुत कॉमन फीचर है और आना चाहिए। ये डिलीटेड फाइल्स हैं, डिलीटेड फाइल्स अलग ही शो कर रहा है। ऑल सिस्टम पे जाऊंगा, थंबनेल्स पे जाऊंगा, टेबल व्यू है, टेबल व्यू के अंदर सारी फाइल्स हैं। थंबनेल्स में सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें जनरल आइडिया हो जाए कि थंबनेल से क्या क्या दिख सकता है। थंबनेल से सारा बेसिक आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। तुम टेबल में जाओगे तो टेबल में पूरी, आप देखो इसमें हीरोइन की फोटो है, तो तुम देख सकते हो कि हाँ हीरोइन से कुछ रिलेशन था इसका। हो सकता है पॉर्न एडिक्ट हो या कुछ भी हो, या फिर हो सकता है अगर स्मगलिंग का कोई केस हो या हीरोइन से रिलेटेड कोई केस हो तो तुम्हें सोल्व करने में आसानी हो जाए। इन्हें एज एविडेंस लेके कि ये फाइल्स इस सिस्टम में कभी एग्जिस्ट करती थी एंड ये फाइल्स डिलीटेड हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी फाइल हो उसको क्लिक करके और उसको कर देना है एक्सपोर्ट सेलेक्टेड रोज, एक्सपोर्ट फाइल्स, जो भी तुम्हारा मन करे। या फिर तुम कर सकते हो इसको कर सकते हो टैग। टैग करके तुम क्या कर सकते हो, लास्ट में जब जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करोगे तो उसमें कर सकते हो इंक्लूड टैग्स, तो ये जो भी तुम्हारे टैग्ड फाइल्स होंगी उसको ये साथ में ले लेगा। अब इसके बाद आती है एमबी। एमबी भी बहुत अच्छा एक फीचर हो सकता है अगर तुम एनालाइज कर रहे हो तो, कि तुम्हें फाइल पता है, अगर कोई वीडियो है तो फिर वो ऑफ कोर्स हो सकता है 200 MB से बड़ी ही होगी। कोई फाइल अगर इमेज है तो फिर इसमें लाई करेगी। कोई अगर बहुत मूवी है तो मूवी हमेशा इसके अंदर ही लाई करेगी 1 GB प्लस या फिर 1 GB के अंदर अंदर, तो ये इससे भी सॉर्ट कर सकते हो। कभी बहुत ज्यादा काम तो नहीं आया फ्यूचर, पर हाँ अच्छा फ्यूचर है, अगर कभी काम पड़ता है तो आ सकता है। रिजल्ट्स के अंदर मेटा डाटा एनालिसिस है, हेल्थ किट्स है, ईमेल मैसेजेस हैं, ये सारे तुम अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें पसंद है यूज कर सकते हो। इमेजेस का भी देख लेते हैं अगर आगे हो तो। इमेजेस का बस ये वही है, व्यू करने का एक अलग से टैब है, इसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये भी यूज करके देख सकते हो। जियो लोकेशन और देख लेते हैं। जियो लोकेशन अभी नहीं आया है, एनालिसिस होने में काफी टाइम लगेगा, तो फिर ये है एनालिसिस होने में टाइम काफी लग जाता है। ये बहुत छोटी सी फाइल है, बहुत छोटी सी। अगर मैं इसका तुम्हें स्पेस दिखाऊं, LG ये रहा। अगर मैं जाऊं इसकी प्रॉपर्टीज पे तो इसका फाइल है 679 MB। और मैं अपने फोन की बताऊं, अपने पर्सनल फोन की, मेरा फोन 256 GB का है और इसमें 64 GB का लगा हुआ है मेमोरी कार्ड। मोटा मोटा लेके चलो 300 GB लेके चल लो, 300 भी छोड़ो, 100 150 GB एवरेज, 100 GB एवरेज मान लो कि आजकल के जमाने में 100 GB एवरेज फोन मिल जाएंगे। 100 GB में इसलिए एवरेज ले रहा हूँ कि 64 भी मिलेगा, 128 भी मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, कम भी मिलेगा, तो एवरेज ले रहा हूँ मैं 100 GB की। अब 671 GB से कम की फाइल में इतना टाइम लग रहा है, 100 GB सिर्फ लोड होने में कितना टाइम लगेगा? लोड होने के बाद मेटा कार्विंग और खोदने में कितना टाइम लगेगा, जिसे हम कह रहे थे कार्विंग। और ये सब करने के बाद एक केस में कम से कम तुम्हारे पास 5 से 10 फोन हो सकते हैं बड़े प्यार से, 2 से 3 लैपटॉप हो सकते हैं बड़े प्यार से। अब तुम एक बार अपने माइंड में कैलकुलेशन करके देख लो, 1 GB में अगर तुम्हें 15 मिनट भी सिर्फ लोड करने में लग रहे हैं, एनालिसिस बहुत दूर का पार्ट है, तो फिर तुम्हें काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसलिए अगर तुम्हें फोरेंसिक्स में जाना है, अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करना स्टार्ट कर दो। जो कि तुम्हें सिचुएशन बताती है, कह दे हाँ ये इसके अंदर पक्का डाटा मिल सकता है, तो तुम्हारा माइंड पहले से उसे डाइवर्ट करके रखेगा कि इस स्कोप में मुझे सर्च करना है। चेन ऑफ कस्टडी फॉलो नहीं करोगे, चेन ऑफ कस्टडी नहीं बनाओगे, कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकल पाएगा।
निकल भी जाएगा तो तुम्हें टाइम इतना लग जाएगा जिसका कोई यूज होगा नहीं। मैसेजेस हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। नो नोटेबल हैश सेट, नो नोटेबल हैश सेट स्टार्टेड एलजी डिवाइस E01 फिनिश्ड, ब्राउजर रिजल्ट फिनिश स्टार्टेड एलजी डिवाइस, एरर मैसेज गेटर। आने दो, एक आधा एरर तो आएगा ही, एरर्स के बिना हमारी कोई जिंदगी होती नहीं। तो फिर और आगे चलते हैं। ये एनालिसिस का, इसे एनालिसिस को चला के छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कब कोई इसमें दिक्कत तो आने नहीं वाली। मैनुअल कार्विंग का तुम्हें मैंने बता दिया क्या सीन होता है इसमें। क्या करता है, फाइल्स को खोद के निकालता है। आप समझ लो फाइल हमारी गायब है, सिर्फ मेटा डाटा अवेलेबल है। मेटा डाटा कैसे निकालेगा, खोद के सर्च करेगा अपनी डाटा सेट में से कि हाँ ये अवेलेबल हो सकता है। तो फिर इसे कहते हैं मैनुअल मेटा कार्विंग, सॉरी ऑटोमेटिक मेटा कार्विंग। मेटा कार्विंग मतलब कि मेटा डाटा को निकालना। मेटा डाटा मतलब कि इन्फॉर्मेशन निकालना कि किस टाइम कोई फोटो ली गई थी। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई डॉट जेपीजी और उसका टाइम आ गया कि इस टाइम ली गई थी, और अगर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आ गए तो तुम उससे भी एक अच्छा केस बिल्डअप कर सकते हो कि हाँ हो सकता है इस टाइम पे इस जगह पे इस समय पे कोई इस बंदे ने फोटो ली थी, तो ये बंदा उस समय वहाँ प्रेजेंट था इस फोन के साथ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी और काफी अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे कि रिसर्च एरिया आ जाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है बिटकॉइन फोरेंसिक्स। बिटकॉइन फोरेंसिक्स, डार्क नेट फोरेंसिक्स, ये आईओटी फोरेंसिक्स। अब ये सारे के सारे बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत गहराई में जाने की जरूरत है, और जो कि इंडिया को जरूरत है काफी हद तक। आईओटी में मैं मान सकता हूँ कि अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है और ना इतना ज्यादा यूज पड़ता। पर हाँ बिटकॉइन और डार्कनेट का बहुत काम पड़ते हैं इंडिया में। इंडिया में ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी रैंसम पे करती हैं, चाहे वो फॉरेन हो। इंडिया में अभी रैंसम का इतना सिस्टम नहीं आया है, पर बिटकॉइन से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्राइम करे जाते हैं। जितने भी कॉल सेंटर, यूएस कॉल सेंटर फ्रॉड सबने सुने होंगे, वो सारे फ्रॉड्स में पेमेंट होती है बिटकॉइन में। उनका सर्कल ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। बिटकॉइन ट्रेस करने के लिए तुम्हारे पास उसकी प्राइवेट और पब्लिक कीज आ भी जाएंगी, तो तुम उसका रिवर्स नेटवर्क सर्च कर पाओगे और देख पाओगे कि इस बंदे ने आज तक कितनी ट्रांजेक्शन करी है, कितने अमाउंट की करी है, कहाँ कहाँ करी है। पर उससे भी तुम किसी एंड पे, जरूरी नहीं तुम किसी एंड पे पहुंच जाओ। सपोज करो किसी ने, अब वो ट्विटर हैक हुआ था, ट्विटर हैक वाला भी इतने दिनों बाद जाके पता चला था। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा क्या 17 का था शायद, 17 या 19 का था, जिसने ट्विटर में वो फिशिंग से एक को फंसा के और फिर उसके से सबके उससे ट्वीट कर दिया था कि हमें बिटकॉइन दो और फिर हम डबल बिटकॉइन देंगे। तो फिर वो भी ऐसे ही पकड़ा गया था जब उसकी रिवर्स सर्चिंग होती है। बेसिकली उसका रिवर्स ट्री बना दिया गया था कि इसने आज तक कहाँ ट्रांजेक्शन करी है, और उसने एक ट्रांजेक्शन कर रखी थी अपने बिटकॉइन वॉलेट से एक मार्केट स्टोर पे। बेसिकली फॉरेन में अवेलेबल है, ऐसे एटीएम भी हैं जिसे बिटकॉइन में तुम पे करके और कैश विड्रॉ कर सकते हो। इंडिया में बैन है तो इंडिया में कुछ कर ही नहीं सकते। बेसिकली इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बैन है। बिटकॉइन ऐसी चीज नहीं है जो इंडिया कंट्रोल कर रही है और इंडिया बैन कर सके। डार्क नेट फोरेंसिक्स ज्यादातर काम तुम्हारे डार्क नेट पे चलते हैं। डार्क वेब बोले तो टोर ब्राउजर, बेसिकली अगर मोटा मोटा बोलो तो टोर ब्राउजर पे जो तुम्हारी हॉप्स चेंज होती रहती हैं, आईपी चेंज होती रहती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पे इन्वेस्टिगेशन करने में, अगर तुम्हारे पास अकाउंट्स अच्छे से कैच नहीं हुई तो एंट्री और एग्जिट। और ये तुम्हारे मेन रिसर्च एरियाज थे जो आजकल बहुत हॉट है मार्केट में, जिन पे आजकल बहुत ज्यादा नीड है। और डिजिटल फोरेंसिक्स की बात करूं तो डिजिटल फोरेंसिक्स में तुम्हारा मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स हो गया है, मैनुअल फोरेंसिक्स हो गया है। ऑटोमेटेड फोरेंसिक्स में कोई बताने की जरूरत मुझे लगती नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि उसमें सिर्फ तुम्हारे टूल्स का यूसेज आता है। टूल्स का तुम्हें यूज आना चाहिए। देखो इसके अंदर दो मेन फीचर हो रहे हैं, कीवर्ड लिस्ट और कीवर्ड सर्च। कीवर्ड लिस्ट में तुम लिस्ट और ये अटैच करवा सकते हो। कीवर्ड सर्च के अंदर तुम अपनी मनमर्जी का कीवर्ड यूज कर सकते हो। सपोज मेरे को पता है कि ये मर्डर केस है, मर्डर केस है तो इसमें गन्स इन्वॉल्व होंगी, या फिर सर्च हिस्ट्री में मर्डर कहीं ना कहीं मिल सकता है, या फिर ऐसे कुछ भी चांसेस है कि मेरे को मर्डर है तो मर्डर से रिलेटेड कुछ मिल सकता है।
मान लो मैं हूँ जिसने क्राइम करा है। मान लो मैंने मर्डर नहीं भी करा तो एटलीस्ट मैं ये तो सर्च कर ही लूंगा व्हाट इज दी, मतलब अगर मैंने मर्डर करा है तो कि हाउ टू डू अ मर्डर, या फिर हाउ टू गेट अवे फ्रॉम अ मर्डर, हाउ टू हाइड एविडेंसेस फ्रॉम मर्डर। और कुछ भी नहीं तो कम से कम ये तो सर्च करूंगा ही करूंगा कि सजा कितनी है मर्डर की। तो फिर ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि तुम कीवर्ड्स सर्च कर सकते हो कि हाँ टाइम बचाने के लिए। जैसा अभी तुम लोग को मैंने लाइव ही देख रहे हो तुम तो कि कितना टाइम लगता है, तो फिर पता लगाने में कि कितना क्या क्या सीन है, कितना टाइम लगता है। प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, टूल्स अच्छे होने चाहिए तो काम बन जाता है। मेरा अगर सिस्टम की बात करूँ, ओके ओके सिस्टम है, i5 है, 9th जनरेशन। और तुम्हारा रैम की कोई काम पड़ता नहीं है, पर हाँ रैम भी है, 8 GB है, पर हाँ रैम का कोई कुछ खास काम पड़ता नहीं है। ग्राफिक कार्ड भी ठीक ठीक है तो काम चल जाता है। पर हाँ जो डिवाइसेस पे मैं यूज़ करता हूँ जो कि ऑफिस लैपटॉप है, बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के, i7 9 जनरेशन, 32 GB रैम, बहुत बढ़िया ग्राफिक, सब कुछ बढ़िया है मतलब कि। तो डिवाइस तुम्हें अच्छी चाहिए ही होगी अगर टाइम बचाना है तो। सीखने के लिए मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें डिवाइस बहुत अच्छी चाहिए, पर हाँ अगर टाइम बचाना है तो अच्छी डिवाइसेस चाहिए होंगी अच्छे टूल्स के लिए। और वेरिफिकेशन, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन लपेट देना, सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो CHFI देख लेना। एक्सेस डाटा का कम से कम एक सर्टिफिकेशन तो लेके रखो, 2 3 फ्री वाले उनके अभी भी होंगे। GFSU का एक आधा फ्री का सर्टिफिकेशन जो ऑनलाइन करवाते हैं कर लेना। और ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो तो। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठाते हैं, इतने एनालाइज पार्ट इसका खत्म हो जाएगा। Will you provide us internships in computer forensics? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। अभी हमने होल्ड कर रखा है, अभी हमारी अभी अप्रैल है, 1 मई से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट है, वेब इंटर्नशिप। वेब इंटर्नशिप के बाद हम निकाल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स इंटर्नशिप। जल्दी आएगी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ इन्वॉल्व हो और वो बिना सेटिस्फाई हुए जाए। वो हमारा कभी मोटिव रहा नहीं है, और मतलब कि अंदर से हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हमारे साथ होए। तो फिर ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि अगर हम इंटर्नशिप करवाते तो तुम्हारे पास टॉप क्लास एक्सपीरियंस हो, जो तुम कह सको कि हम कुछ करके आए हैं, हमारे पास नॉलेज है। तो इस सिर्फ हमने इसलिए होल्ड कर रखा है क्योंकि अब अभी गवर्नमेंट से अच्छा बैकअप नहीं मिला है हमें। ठीक ठीक मिल चुका है, मतलब इतनी जानकारी है कि गुड़गांव दिल्ली में कुछ केस होता है तो सॉल्व करवा देंगे अपने ऊपर लेके। Soumya, how to get job in digital forensics? Explain the process after graduation. Uh, just give me a second. हाँ तो फिर जॉब लेना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन करो। सजेस्ट करूंगा अगर इन ग्रेजुएशन हो तो 2 इंटर्नशिप जरूर करो, एक प्योर गवर्नमेंट, एक प्योर प्राइवेट। अगर दोनों सेक्टर में कर लोगे तभी तुम्हें डिजिटल फोरेंसिक्स का मेन आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होता है। अब बात आती है कि डिजिटल फोरेंसिक्स के इंटर्नशिप कैसे लें। कुछ नहीं करना, नियरेस्ट साइबर सेल जाओ, उन्हें बताओ कि तुम डिजिटल फोरेंसिक्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें उनके साथ काम करना है। इंटर्नशिप का नाम मत लेना, उन्हें नहीं पता इंटर्नशिप क्या होता है, उनको तुम्हें बताना पड़ेगा जब काम करना स्टार्ट कर दोगे। इंटर्नशिप्स बहुत जरूरी हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, तो सजेस्ट करूंगा पहले वो कर लो। और अगर बात है कि डिजिटल फोरेंसिक्स में डायरेक्ट जॉब कैसे मिले, इतना आसान नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स में जॉब मिलना स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी नहीं चाहती अपनी सिक्योरिटी किसी फ्रेशर के हाथ में दे। इफ यू आर लकी यू विल गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स बोथ एज अ फ्रेशर, बट द चांसेस आर प्रीटी मच लो। मैं साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट था, अपनी क्लास में 60 बच्चे थे, 60 स्टूडेंट्स, and only 2 were available to secure a job in cybersecurity and digital forensics. One was me, and one is another, and one is doing masters. So you can consider 3. एंड सर्टिफिकेशंस की बात करूं, सर्टिफिकेशंस 60 में से अराउंड 15 के पास CES था, 2 3 के पास CHFI था,
4 5 भी नहीं, 6 to 7 लुसिडियस सर्टिफाइड से, लुसिडियस सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर 90, आई थिंक 60 to 70 thousand का उनका कोर्स है लुसिडियस का। अब उन्होंने बंद कर दिया कोर्स में। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि उनका कोर्स बेकार है। नॉलेज सातों आठों की बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज है, पर हाँ जॉब नहीं मिली जस्ट बिकॉज दे आर फ्रेशर। दसारी, what are the certifications required to get into this field? फील्ड में आने के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, फील्ड में जॉब करने के लिए भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, पर हो सकता है कहीं कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए CHFI कंप्लीट है, उसके सिवा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर CHFI सर्टिफिकेशन कहूँ तो फिर ऑनलाइन पढ़ना और सिर्फ सर्टिफिकेशन के पैसे देना। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जो सस्ते में करवा देती हैं। एग्जाम्पल के लिए नाम अगर, चलो फोर्स कर, अगर कंपेयर कर लेना, क्रॉस सिक्योरिटी करवाती है 22-23 हजार में करवा देती है अगर खाली सर्टिफिकेशन करना हो तो। और नहीं तो ऑनलाइन भी अगर कहीं और मिलोगे ढूंढोगे तो हो सकता है और सस्ता भी मिल जाए। पर CHFI इनफ है कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो। और मैं अगर मेरे से प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं CEH को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि CEH से तुम्हारे दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे, डिजिटल फोरेंसिक्स भी, साइबर सिक्योरिटी भी। पर अगर खाली तुम्हें फोरेंसिक्स में जाना तो CHFI प्रेफर्ड है। व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस कवर कर लिया। एज सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, एज मतलब कि सॉरी एक्सेस डाटा के, एक दो फ्री हैं उसके। और जो नए नए आते रहते हैं मार्केट में वो जरूर कैप्चर करते रहो। नॉलेज बहुत जरूरी है। ऑटोप्सी का अभी भी चल रहा होगा 3 hours का कोर्स, लोगों ने कर तो लिया पर चलाना किसी को नहीं आता। कैन यू प्रोवाइड द रेफरेंस मटेरियल्स एंड द सॉफ्टवेयर? हाँ श्योर, आई विल बी प्रोवाइडिंग, डोंट वरी। लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं नोटपैड बना के आज कल रात तक। Please also share the resources from where you learn in depth. Experience, bro. Sir, गेटवे आईपी, गेटवे आईपी जो तुम्हारे गेटवे की आईपी होती है, गेटवे अब तुम डिपेंड करते हैं कौन सा गेटवे कहना चाह रहे हो, पेमेंट गेटवे, कौन सा गेटवे। ऋतिक सर, हार्ड डिस्क को अनलॉक कैसे करें? अब डिपेंड करता है हार्ड डिस्क पे कोई इंक्रिप्शन है या फिर वो विंडोज वाला लॉक लगा हुआ है। विंडोज वाला जो लॉक होता है वो बूटिंग प्रोसेस के ऊपर लॉक होता है। अगर तुम उसकी बाहर से इमेज बना के उसे एनालाइज करोगे, या फिर अगर तुम उसके अंदर से उसकी इमेज बना के एनालाइज करोगे, तो पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। बहुत मुश्किल है डिगोसिंग के बाद डाटा रिकवर करना, इंटरनली डैमेज हो जाता है डाटा। हो जाता है, ऐसी बात नहीं, कई कई प्रोसेस हैं फॉरेन में यूज कर रखे हैं लोगों ने चिप ऑफ, पर हाँ काफी लगभग ना ना के बराबर पॉसिबल। ये बेसिकली प्रोसेसेस बने ही इसलिए, एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स। मीडिया चैट या फोटो डिलीट करते हैं तो उनसे फिर सकता है क्या, उसे फिर देखा जा सकता है क्या, जैसे इंस्टा। काफी मुश्किल होता है पर हाँ हम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे इमेजेस डिलीट करते हैं व्हाट्सएप पे से, इंस्टाग्राम पे से, कैचे मेमोरी में मिल जाते हैं। बहुत मुश्किल है सही बताऊं तो, पर हाँ हो जाता है। अब बहुत मुश्किल क्यों है? ओरिजिनल एविडेंस को आप टेम्पर नहीं कर सकते, और बिना रूटिंग करे आप हिडन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, और बिना हिडन फाइल्स को एक्सेस करे आप नहीं पहुंच सकते अपनी हिडन फाइल्स तक, जिसके अंदर आपका एक कैचे डाटा होता है, एक बहुत सारी चीज होती हैं जो कि हमारा सिस्टम लोड कर लेता है पर हटाता नहीं है। हटता वो तभी जब वो ओवरराइट हो जाता है। हाँ, वीडियो इमेज क्लियर करने के लिए, इमेज क्लियर करने के लिए मैं यूज करता हूँ एडोब फोटोशॉप CS6, और वीडियो क्लियर करने के लिए मैं यूज करता हूँ, अगर प्रीमियम टूल का एक्सेस है मेरे पास, जैसे MP5 का है तो MP5 यूज करता हूँ। बहुत ऑटोमेटेड और बहुत बढ़िया टूल है। ऑफ कोर्स बढ़िया ही होगा जब लाखों में आया है तो, बाकी नहीं तो प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, क्रैक मिल जाएगा आसानी से। हाँ, नेटवर्क फोरेंसिक्स एक ब्रॉड टॉपिक रह रहा है। नेटवर्क फोरेंसिक्स के लिए वायर शार्क तुम्हारा बेस्ट है। वायर शार्क, वायर शार्क पे हाथ साफ करने के लिए तुम्हें बहुत इस सिस्टम में है नहीं। लेट्स सी, दूसरे नेटवर्क फोरेंसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क फोरेंसिक्स में तुम्हें नेटवर्क कैप्चर करना आना चाहिए, चाहे वो तुम TX1 से कर रहे हो चाहे किसी और से कर रहे हो।
तो नेटवर्क कैप्चर करने के बाद तुम्हें बहुत सारी टीसीपी स्ट्रीम मिलेंगी। टीसीपी स्ट्रीम को तुम्हें फॉलो करना आना चाहिए कि इस टीसीपी स्ट्रीम ने मेरे किस किस डिवाइसेस को पिंग करा है, या फिर मेरे कौन कौन सी डिवाइसेस किस किस पोर्ट्स पे रन करके कहाँ जा रही है। तो फिर नेटवर्क फोरेंसिक्स एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। टाइम मिलता है तो फिर मैं नेटवर्क फोरेंसिक्स के ऊपर एक पूरा सेशन ले सकता हूँ। अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी नेक्स्ट वीक शायद पॉसिबल हो। तो पूरा ही नेटवर्क फोरेंसिक्स पे ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक और मजा आता है नेटवर्क फोरेंसिक्स पढ़ने में। सर 4 GB रैम से काम हो जाएगा सीखने के लिए? हाँ हाँ, 2 GB से भी हो जाएगा, 1 GB, इनफैक्ट 1 GB से भी हो जाएगा। रैम कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है, बस ये टाइम लग जाएगा तुम्हें चीजें लोड करने में, प्रोसेसेस चलने में। पर हाँ, चलेगा सब कुछ, सीखने का तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं सीख पाओगे। नेटवर्क फोरेंसिक्स के लिए हम ऑटोमेटेड टूल्स यूज करते हैं। नेटमोन है, नेटमोन, और एक शायद टू भी था। और जो मेन बेसिक मैनुअल टूल है वो वाईशार्क था, वाईशार्क है, और वाईशार्क रहेगा। और एक सेकेंड, अभी लोड हो चुका है। दिक्कत क्या है? एरर कैलकुलेटिंग द हैश वैल्यू फॉर ऑर्फन फाइल्स। अच्छा, इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाया है। एरर कैलकुलेटिंग अनएलोकेटेड मेमोरी, ये विद फोटोरेक एरर। अब ये फोटोरेक का मॉड्यूल इसमें इम्प्लीमेंटेड है, जो मैंने तुमको बताया था टेस्ट डिस्क वाला। जो टेस्ट डिस्क वाला मॉड्यूल है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। तो ये उसका कार्वर यूज करता है, कार्वर केरवर, जो भी तुम अपने लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना चाहो। करता क्या है, ये भी वही करता है, इमेजेस को खोद के निकालता है सिस्टम के अंदर से, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे डिलीटेड हो चुकी हो। तो पूरी कोशिश करता है ये भी फाइल निकाल के लाने की। तो बस इसके बाद ये था। इसके बाद ईमेल एड्रेसेस निकाल सकते हो। ईमेल एड्रेसेस तुम्हारा गवर्नमेंट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर हाँ, हमारे प्राइवेट में ईमेल एड्रेसेस बहुत काम आने वाली चीज है। ये सारे अपने हिसाब से ईमेल एड्रेसेस निकाल देगा, जरूरी नहीं है ठीक हो। user03@example.com, ये ठीक है। और अब ये देखना, JB9@A3, जरूरी नहीं है सारे ठीक हो, पर हाँ, ईमेल आईडी सारी निकाल देगा जो पॉसिबल जितनी भी होंगी। अब ये देखो तो info@simfoto.com, तो तुम पता लगा सकते हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था जिसका नाम था सिम फोटो, या फिर कोई हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हो जो कि इंटरेक्ट कर रहा हो इस ईमेल आईडी से, या फिर ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो जो कि इस ईमेल आईडी से रिलेटेड हो। बेसिकली तुम कनेक्शन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर दोबारा बना सकते हो। रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर अगर मैं बिटकॉइन का दिखाऊं तुम्हें, बेसिकली एग्जांपल देता हूँ, बनाना तो अभी नहीं सिखा पाऊंगा इतनी जल्दी। बिटकॉइन ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है? बिटकॉइन पूरा बेस्ड है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी बुक है जिसके अंदर सारा डाटा एक एक करके रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब जितने भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस हैं, तुम्हारे पास कैपेसिटी है कि तुम सारी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को देख सको। वर्ल्ड में कोई भी कभी भी कोई भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, यू आर हैविंग द पावर टू सी दैट ट्रांजैक्शन। ब्लॉक एक्सप्लोरर, even you have the power to download all the transactions in your system. Search your transaction, an address और a block। तुम किसी की भी आईडीज में डाल दोगे, ये सेकंडों में तुमको दिखा देगा कि इस बंदे ने इस दिन इतनी ट्रांजैक्शन करी थी और आज इसने इतनी ट्रांजैक्शन कर रखी है। ये सारी रिसेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि होती रहती हैं। टाइम देख लो 21:19। अभी अभी किसी ने $102 की ट्रांजैक्शन करी, 501 की करी। ये हर सेकंड तुम देखोगे तो इतनी ट्रांजैक्शन होती है, देख ही नहीं पाओगे। ऑफ कोर्स बिटकॉइन में इतनी ट्रांजैक्शन होती होंगे, 73 यहाँ है, 356 यहाँ है। अगर आप एक सेकंड पहले बाद देखोगे 356 यहाँ है। मतलब ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांजैक्शंस, ये ब्लॉक ट्रांजैक्शंस हैं। ये कोई पर्टिकुलर बंदा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर बंदे की तो नहीं तो दो दो तीन तीन डॉलर की भी ट्रांजेक्शन भर जाता है पूरा। ये पूरे ब्लॉक के ऊपर यूज करते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मान लो वजीर एक्स है, कॉइनबेस है, बाइनेंस है, तो फिर पूरा उनकी एक ट्रांजेक्शन काउंट करता है वो पूरे ब्लॉक बना के।
ये तुम्हारा ब्लॉक एक्सप्लोरर था, इससे तुम सारी ट्रांजेक्शन्स अपनी देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास ब्लॉकचेन वॉलेट है तो तुम अपनी आईडी भी इसमें डाल सकते हो, ये दिखा देगा तुमने आज तक कितनी ट्रांजेक्शन करी है, कितनी नहीं करी है, कितने पैसे किसको भेजे हैं, कितने पैसे किससे लिए हैं, सब कुछ। तो फिर यही सॉफ्टवेयर है जो लोग यूज करते हैं। अब मान लो जो ट्विटर हैक हुआ था, अगर मैं देखना चाहूँ, अगर उनकी ट्वीट्स अब आज मिलती हैं तो फिर मैं तुमको दिखा दूंगा कि उस ईमेल आईडी पे उस दिन कितने पैसे आए थे। हिडन है यहाँ पे आईडी। व्हाट टू डू। यहाँ पे हिडन है, बेसिकली करना कुछ भी नहीं होता, सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ डालनी होती है वो जो भी तुम्हारी ट्रांजेक्शन आईडी होती है, उसके बाद वो तुम्हारी सारी ट्रांजेक्शन मार्क कर देता है, 1 2 3 4 5। अब जो मेन ट्रांजेक्शन थी वो थी बिडेन के अकाउंट पे, जो बिडेन, अब बिडेन को भेजी है राम ने, मिस्टर साइबर ने, संदीप ने, ऋतिक ने, हम सब ने भेजी है, पर हम सबका नाम यहाँ कभी नहीं आएगा। हम सबका नाम हमेशा यहाँ से हिडन रहेगा। इसमें क्या होंगी, इसमें होंगी हमारी कीज। अब कीज देख के तो तुम हमारा नाम पता कभी जिंदगी में नहीं लगा पाओगे कि ये कीज किसको बिलोंग करती हैं। अब ये हो सकता है कि जो ट्विटर हैक में जो बिडेन के नाम से हैकर था, मतलब जिसने बिडेन का अकाउंट हैक करा, ये पॉसिबिलिटी है कि उसने वही अकाउंट पहले से यूज करता आ रहा और उसने ये ही अकाउंट से कहीं और भी ट्रांजेक्शन्स कर रखी हो सकता है इसने कभी किसी सुपरमार्केट में ट्रांजेक्शन कर रखी हो, तो वो यहाँ आ जाएगी, वो भी यहाँ आ जाएगी एज अ फिफ्थ नंबर, जिसको हम कह सकते हैं सुपरमार्केट। अब सुपरमार्केट में तो फिर हम उसका सीसीटीवी कैमरा ले सकते हैं कि हाँ इस दिन इसने इस बंदे ने पेमेंट करी थी, या फिर और कोई एविडेंस ले सकते हैं अगर इसने किसी और पे कर रखा है तो। रिसेंट न्यूज आई थी, तुम टेस्ला कार खरीद सकते हो बिटकॉइन से, तो फिर तुम टेस्ला की उसमें वेबसाइट में जाके उनसे डाटा कलेक्ट करके कि हाँ तुम बताओ कि ये कार की पेमेंट किसने किस दिन किस उस मेथड से करी है। तो बहुत सारे रिवर्स सर्चिंग मेथड हो सकते हैं। अब ये था तुम्हारा अगर तुमने ट्रांजेक्शन कर रखी है तो। अब सपोज तुमने ट्रांजेक्शन नहीं कर रखी पर तुम्हें पैसे मिले हुए हैं, सपोज मैंने अपने दोस्त को भेजे, मेरा दोस्त है राम, और राम को पता है मैं कौन हूँ, और मैंने हैक कर लिया, मेरे को कोई नहीं जानता, फिर मेरी में ट्रांजेक्शन आएगी राम की। फिर सिमिलरली तुम राम की आईडी, जिसने मेरे को पैसे भेजे, राम की आईडी भी ब्लॉक एक्सप्लोरर में डाल सकते हो। और अगर राम ने कभी सब्जी की खरीदी होगी सुपर मार्केट से बिटकॉइन में, तो फिर तुम सुपर मार्केट से पहले राम की आईडी तक पहुंच के राम तक पहुंच सकते हो, फिर उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि तूने बिडेन को पैसे क्यों भेजे, टेल मी दिस थिंग। तो फिर ये बहुत ही इजी चीज है, और इसे रिवर्स ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि तुम्हें बनाना आना चाहिए। और बस ये चीज है कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और आजकल लोग यूज करते हैं। मालवेयर की बात करूं, मालवेयर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक वेबसाइट बता देता हूँ, एनी डॉट, अरे डॉट रन हो गया। जितने भी मेरे को मालवेयर फाइल्स मिलती हैं सबसे पहले मैं इसमें यूज करता हूँ। इसमें वायरस टोटल तो सब नहीं देखा होगा, क्या करते हो तुम, कोई भी वायरस होता है उसे अपलोड करते हो, बता देता है कि हाँ ये मालवेयर है नहीं है। इसके अंदर तुम लाइव चला के देख सकते हो। एच रन पे क्लिक करा, 1 सेकंड में कुछ साइन अप करा, न्यू टास्क इसे अलॉट करा, न्यू टास्क में ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देगा, उसको खुद स्कैन करेगा, और तुम उसमें चला के देख सकते हो कि बता देगा कि ये रजिस्ट्री में क्या एडिट कर रहा है, कौन सी फाइल चला रहा है, क्या क्या सिस्टम एक्सेस कर रहा है, क्या इसकी सिविरिटी है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और किसने बनाया है, अगर ये पहले से डिटेक्ट हो चुका है कहीं, जैसे वायरस टोटल साइट्स पे अगर सारी साइट्स किसी ना किसी साइट पे अवेलेबल है, किसने बनाया है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कैसे काम करता है, इस पे अपलोड करके रन करके देख सकते हो कि ये कैसे रन हो रहा है। वर्चुअल VMware की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, इसमें खाली रन कर लो चल जाएगा। पर हाँ ये इसमें चलेगा मालवेयर की तरह, 6-7 सेकंड की फाइल बनाए, 6-7 सेकंड के लिए चलेगा, उसके सारे प्रोसेस चला के देखेगा, बस खत्म।
चालाकी मत दिखाना कि हाँ इसमें वर्चुअल VMware मिल गई हमें, तो अब तो हम पता नहीं क्या ही कर देंगे, अब तो RDP मिल गई हमें जिंदगी भर के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। टॉप सबमिटर्स रेटिंग देख सकते हो, इंडिया कौन से नंबर पे है। बहुत लोग यूज करते हैं इंडिया में, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बता के आते हैं उन्हें कि हाँ ये साइट है, इस पे डाल के देखो तो तुम्हारी वेब सिस्टम को कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही बस वो तो खुश, वो तो बस कि हाँ हमें क्या मिल गया। मालवेयर एनालिसिस दोनों आने चाहिए, चाहे स्टेटिक हो चाहे डायनेमिक हो। तो ये सब कुछ था तुम्हारा प्रोसेस। इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस बचता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ऐसे लिखना है जैसे किसी इंसान को समझा दे जिसने आज तक कंप्यूटर चलाया ना हो। इतनी प्यारी लैंग्वेज में लिखना होता है, इतनी मतलब जिसको मतलब पढ़ के कोई भी समझ जाए कि हाँ इसने तो पक्का ही ये चीटिंग करी है, यही क्रिमिनल है, इसको तो आज ही मैं सूली पे चढ़ा दूं, इसको तो आज ही मर्डर की सजा दे दूं। क्योंकि उनको साइबर का कुछ भी नहीं पता। IP एड्रेस पूछ लोगे तुम मुझसे तो कई कईयों को वो भी नहीं पता। रैम कहोगे तो वो कहेंगे कहाँ से डाउनलोड करनी है सर बता दो रैम। ऐसे ऐसे सवाल और आंसर उनके होते हैं। तो फिर रिपोर्ट राइटिंग तुम्हें बिल्कुल ऐसे लिखनी है कि समझ गए होगे कि मतलब बिल्कुल जो किसी को भी समझ आ जाए। रिपोर्ट राइटिंग में मेन फाइंडिंग्स अटैच करना बहुत जरूरी है। तुम अपना कंक्लूजन लिख सकते हो, रिजल्ट नहीं लिख सकते हो। ये मत लिखो कभी भी कि हाँ इस बंदे ने ये करा है। सब कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे लिखो। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द टूल, अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस प्रेजेंट, this person may have used this tool, this person may have clicked this picture, this person is found guilty, this person is not found guilty। जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग रिपोर्ट बन रही है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, चेन ऑफ कस्टडी की तुम्हें रिपोर्ट बनानी है, कुछ भी नहीं करना है। रिपोर्ट बनाते वक्त कई लोग समझ लो बेहोश हो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता रिपोर्ट में करना क्या है। रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखना, जैसे जैसे तुम इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हो रिपोर्ट में डालते जाओ। रिपोर्ट में नीचे अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, वो नॉर्मल प्रोसेस को टाइम के साथ एक दो रिपोर्ट लिखोगे समझ आ जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग लास्ट प्रोसेस है। इसमें लास्ट में हैश वैल्यू सारी नोट करवानी है। अच्छा हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आती है, कभी भी स्क्रीनशॉट भी लेना होता है तो फिर उसको अगर प्रूव करना होगा तो तुम स्क्रीनशॉट्स डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो तुमको स्क्रीन प्रिंट करवानी पड़ेगी। स्क्रीन प्रिंट करोगे तो उसकी PDF फाइल सेव करो। उसकी PDF फाइल अगर सेव कर लोगे तो उसके अंदर सारी लिंक्स बन जाएंगी। अगर उस PDF में ब्लॉग पे भी क्लिक करूंगा तो ब्लॉग की भी जो सेव्ड बैक लिंक होगी वो भी उसमें कैप्चर होगी, तो वो ही तुम्हारी काउंट होगी अगर एज अ तुम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कुछ भी यूज कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। स्क्रीनशॉट नॉर्मल नहीं ले सकते हो, तुम्हें प्रिंट स्क्रीन ही करना पड़ेगा। व्हाट्सएप वेब भी खोल रखा है मैंने, तो तुम्हें प्रिंट स्क्रीन करके ही उसकी पूरी चैट की स्क्रीनशॉट लेनी है अगर तुम ले रहे हो तो। क्योंकि वो तुम्हें एक्सपेक्ट करेंगे एज अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कि यू हैव द नॉलेज हाउ टू प्रिजर्व द एविडेंसेस। Which tool is used to recover social media data or chats? बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया चैट्स का डाटा रिकवर करने के लिए। यूफेट मोबाइल की बात करूँ तो यूफेट निकाल देता है काफी हद तक डाटा बैकअप्स यूज करके। जैसे व्हाट्सएप का बैकअप हो गया, इंस्टाग्राम का तो कोई बैकअप होता नहीं है, तो वो ट्राई करता है कैचे मेमोरी में अगर कुछ मिल जाए तो। बाकी काफी मुश्किल होता है डिजिटल डाटा निकालने के लिए। अगर फिर भी डाटा निकालना है और वो नेशनल सिक्योरिटी तक इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए FSL, CBI, CID हैव द पावर टू कॉन्टेक्ट FB एंड आस्क फॉर द डेटा। FB, इंस्टा, व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनी है, फेसबुक के अंडर आती है, 6 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो और भी जल्दी कर देंगे। नेशनल सिक्योर जिंदगी में कुछ भी कर लेना, नेशनल सिक्योरिटी और चाइल्ड पोर्न के सिवा कुछ भी कर लेना, पर अगर गलती से दो काम कर दिए तो बहुत गंदे फंस जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा, केस इतने जल्दी सॉल्व होते हैं पूछो। इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए तो पूरा डाटाबेस रेडी रखते हैं स्कैन करने के लिए। सबसे पहले वो स्कैन करते हैं कि इसके फोन में कोई चाइल्ड पोर्न तो नहीं थी। CP के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इंडिया में स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, पर हाँ अगर कोई पाता पाया जाता है तो बहुत US में बहुत US के वर्ल्ड वाइड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं CP के लिए।
थोड़ा ईमेल फोरेंसिक्स के बारे में बता दो। ईमेल फोरेंसिक्स का मैं गूगल टेकआउट बता देता हूँ। आई जस्ट अप्रोच द सिटी साइबर सेल फॉर इंटर्नशिप, एनीवन हैविंग एक्सपीरियंस इन मुंबई दे वुड शेयर, कैन वी रिकवर रिलेटेड इमेजेस ऑन फेसबुक। हाँ, ये बताया कैच मेमोरी में मिल सकती है फेसबुक के रिलेटेड इमेजेस, या फिर अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर फेसबुक से भी मांग सकते हैं। नहीं तो तुम कैच मेमोरी में ढूंढोगे तो इमेजेस तो मिल जाएंगे। साइबर सेल इंटर्नशिप मुंबई में जाके एक बार जाने से कुछ नहीं होगा। खुल के बात करो। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनसे बात करो, कुछ नहीं मिलने वाला। स्टेशन इंचार्ज होगा एसएचओ, या फिर डीसीपी, या फिर एसीपी। इन तीनों में से किसी और के सिवा किसी से बात करो, कोई फायदा नहीं है। प्रेफर करूंगा एसएचओ या एसीपी को पकड़ो, उनसे बात करो। वो होशियार होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, वो तुम्हारी बात समझेंगे। एसीपी तो 100% समझेगा और वो अलाउ कर देगा। ईमेल फॉरेंसिक्स के लिए बात आती है मेरे पास। गूगल है, गूगल का, गूगल कैसे फॉरेंसिक करूं, समझ ही नहीं आता गूगल में से कैसे डाटा निकालना है। गूगल फॉरेंसिक के लिए गूगल वालों ने टूल दे रखा है, गूगल टेकआउट। गूगल टेकआउट क्या करेगा, तुम्हारा सारा डाटा निकाल देगा और फिर तुम उसको ऑफलाइन टूल्स में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना, सारी उनकी सर्विसेज सेलेक्ट करनी है कि जिस जिसका डाटा चाहिए। सारी सर्विसेज जो मैंने आज तक यूज करी है, चाहे उसमें मेरे गूगल फिट का डाटा हो, गूगल फोटोज हो, प्ले स्टोर का डेटा हो, मेरा जीमेल की जितनी भी हो, बस सारी सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। बहुत आसान है गूगल टेकआउट, सीख जाओगे 1 सेकंड में, 2 मिनट का काम है। इस पे कर, ये पूछ रहा है एक्सपोर्ट वंस, एक बार करना है, 2 बार करना है, एक बार ही करना है। फाइल टाइप पूरा एक्सटेंशन कौन सी रखनी है, हमें जिप रखनी है। कितनी साइजेस की फाइल चाहिए, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB, 50 GB, हमें 2-2 GB करनी है। क्रिएट एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम डेटा निकालते हैं गूगल का। ओके गाइस, सो नाउ क्वेश्चंस ले आओ अपने जल्दी जल्दी, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे। क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको अब ऐड कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। हेलो सर। यस संदीप। या वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मैं ये पूछ रहा था कि वी आर फ्रॉम लाइक एथिकल हैकिंग बैकग्राउंड और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन बैकग्राउंड, राइट। तो हम लोगों ने ये सारा पार्ट कवर करा है, हमने ये सारी चीज़ें समझी है। फिर हमारा जो साइबर फॉरेंसिक का पार्ट होता है, हमारे देखा जाए तो सिलेबस में होता है, वो उतना ज़्यादा कवर अप नहीं हो पाता है, मतलब जितना डीपली हमें पढ़ना चाहिए, राइट। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है, जो कि डिमांडेड होती है इन्वेस्टिगेशंस में, जैसे कि CDR हो गई, IPDR हो गई, व्हाट्सएप इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशंस, ये मैंने किसी से सुना था, उन्होंने बोला कि ये जो स्किल्स है इनको सीखो। तो बेसिकली इन स्किल्स को कहाँ से सीखा जाए, मेरा ये क्वेश्चन था। ये जो तुमने स्किल सारी बताई हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में, एक भी स्किल नहीं आती। ये सारी स्किल्स आती हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट में। इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, राइट। उसमें पर इसमें एक दिक्कत है, इसमें सिर्फ मोस्टली तुमको 99% गवर्नमेंट ही मिलेगा। CDR एनालिसिस, CDPR, ITPR में कुछ भी नहीं करना होता लिटरली। एक कंपनी है पर्पल रेडियंस, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और इन सारी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। बिल्कुल ऑटोमेटेड टूल है, कुछ भी नहीं करना, डेटा निकाल के इसके अंदर डालना है। तुमको सीखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको डाटा नहीं मिल पाता है। CDR लेना इज नॉट अ बिग डील, बट यार दे आर नॉट अवेलेबल, बेसिकली दे आर नॉट एबल टू टेक सम टाइम। उसमें करना क्या होता है, उनको रिपोर्ट बना के भेजनी होती है एयरटेल को कि हमको इनका CDR इसलिए चाहिए। उनको एयरटेल वालों को फ़ोन करना होता है कि इसका CDR भेजो, वो भेजते ही नहीं। अब भेजते नहीं है, क्यों नहीं भेजते, क्योंकि तुम्हारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं होता कि हाँ मुझे इसलिए चाहिए। अब ये साइट है पर्पल रेडियंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, 80% लॉ एनफोर्समेंट ये टूल यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, CDR अपलोड करनी है और उसके हिसाब से तुम्हें सॉर्टिंग करनी है। उसके बाद सारा गेम है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड में तुम क्या यूज़ कर सकते हो कि हाँ ये सबसे ज़्यादा कॉल किसको कर रहा है, इसने लास्ट कॉल किसको करी, ये रोज़ 5 मिनट बात करता है, इसने 26 तारीख को 2 घंटे बात क्यों करी। ये तुम्हारा बस मेन खेलने वाली चीज़ है और उसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारा CDR, IPDR। व्हाट्सएप फॉरेंसिक्स की बात है, व्हाट्सएप में बहुत दिक्कत आती है। व्हाट्सएप में बहुत दिक्कत कई बार इसलिए भी आती है तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता और वो फिर वैलिड नहीं माना जाता इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि प्रूफ दिस दैट दिस इज द राइट एविडेंस और
ओके, थैंक यू सर। CDR IPDR ठीक है। ये तुम्हें सारी चीज़ सीखनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पार्ट में जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी लोकल पुलिस एजेंसीज के साथ काम करना पड़ेगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पर हाँ सीख जाओगे। इनफैक्ट मैं कहूँगा CDR IPDR भी ठीक है। लाइव लोकेशन बहुत अच्छा पार्ट है अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में जाना है। लाइव लोकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइव लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को आजकल चाहिए। लाइव लोकेशन बोले तो मतलब कि आई हैव हैविंग योर नंबर एंड आई वांट दैट ये नंबर अभी कहाँ ऑन हुआ है, इस नंबर की मेरे को सारी डिटेल ला के दो। तो उसमें एक पार्ट पूरा चला जाता है CDR IPDR, और एक पार्ट पूरा चला जाता है लोकेशन। तो लोकेशन will play a major role in investigation parts, और you need to learn that in technology और ये सब कुछ तुम्हारा प्रोवाइडेड होता है टूल्स के साथ। बस तुम्हें मांगना आना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था कि लोगों के दिमाग में थोड़ा मिथ होता है, मेरे से भी बहुत बार ऐसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें लाइव लोकेशन निकलवानी है एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर की। सो ये हमारे हाथ में होता है कि नहीं होता है, या हम जो एथिकल हैकर्स होते हैं, साइबर फोरेंसिक्स वाले होते हैं, उनके हाथ में ये होता है क्या कि वो आराम से किसी भी नंबर का लोकेशन निकाल सकते हैं, या फिर कोई और डिपार्टमेंट होता है जो कि इन सब चीज़ों को संभालता है, या फिर कोई परमिशंस काम करती है उनके बिना हम नहीं कर सकते हैं? इसमें बेसिकली अगर हैकर है और अच्छे लेवल का है तो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कैसे कर सकता है, वो IP एड्रेस निकाल सकता है। IP एड्रेस निकालने के बाद वो पता लगा लेगा कि सिम जियो की है, एयरटेल की है, और फिर उनके नेटवर्क में इंट्रूडर फिट करके, या फिर पहले से कोई इंट्रूडर इंस्टॉल्ड हो, या फिर कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीकेज वाला हो, तो फिर उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। हाँ, ये सारा इलीगल प्रोसेस होगा अगर उसने करा तो फिर ये एक मेथड हो सकता है करने का। अब बात आती है कि गवर्नमेंट कैसे करती है, या फिर जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं। ये जो सिनेरियो बताया है मैंने टॉप क्लास हैकर्स का बताया, जो कि इनसाइडर यस। थ्रेट हमेशा रखते हैं। अब जो हमारे जैसे लोग हैं, जो एथिकल हैकर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर को। हम भी IP एड्रेस ही यूज़ करते हैं। हम IP एड्रेस यूज़ करने के बाद निकालते हैं वाईफाई यूज़ कर रहा था, सिम यूज़ कर रहा था, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर को कि इस IP से कौन सा मैक पॉइंट था, या फिर कहाँ इंस्टॉल्ड था, या फिर उसकी लाइव लोकेशन क्या थी। वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनके पास। सिम ट्रायंगल ट्रायंगुलेशन मेथड होता है। सिम ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं बेसिकली उसे। उसमें होता क्या है, SSS, ये वही सारी चीज़ें हैं जो तुम सर्च करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे आएंगी। सिम ट्रायंगुलेशन इमेजेस दिखाऊंगा तो तुम्हें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये चीज़ है, मान लो कोई बंदा यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो नियरेस्ट 3 टावर्स से जो उसकी लोकेशन आएगी उससे हम उसकी अप्रोक्सीमेटी निकालते हैं बेसिकली। तो जो उसके नियरेस्ट 3 टावर्स हैं हम उनको ले, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी के लिए हम रेंजेस के ऊपर प्रेफर करते हैं कि ये बंदा इस वक्त यहाँ अवेलेबल हो सकता है। अब जितने स्ट्रॉन्ग उसके सिग्नल्स जिस पार्ट से होंगे, मान लो वो लाइक कर रहा होता, ये यहाँ लाइक करने की वजह यहाँ लाइक कर रहा होता, तो हमें पता चल जाता कि बी और सी से इसकी लोकेशन बहुत दूर है और ए से इसकी लोकेशन पास है। तो हमारे ऑटोमेटेड टूल्स इसकी अपने आप एक लोकेशन मैपिंग कर देते कि वो इस रेंज में, इस एरिया में प्रेजेंट है इस वक्त। ऐसे हम लोकेशन पता लगाते हैं आज के ज़माने में। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि बेसिकली अगर कोई साइबर क्राइम होता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे अब्यूज़ कर देते किसी को, या फिर किसी की न्यूड्स वगैरह शेयर कर दी, या फिर ऐसा कोई धमकी दे रहा है एंड ऑल, तो ऐसे केसेस अगर आते हैं तो इनको कहाँ पे रिपोर्ट करा जाए एक्चुअल में, मतलब जो रिपोर्टिंग होती है प्रोसेस उसका थोड़ा सा। एंड अगर जैसे कि आपके साइबर वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई विंग है जो कि इन सब चीज़ों को संभालता है? तो डायरेक्टली मेरे पास भी अगर कोई बंदा आता है तो मैं उसको डायरेक्टली आपके पास सर्व कर सकता हूँ कि नहीं एंड ऑल? तो ये सही चीज़ें बता दूँ। हमारी एक विंग थी जो उससे डील करती थी, उसका नाम था साइबर क्राइम एजेंसी। अभी वो होल्ड पे है, अभी अगले 1 डेढ़ महीने और होल्ड पे रहेगी। मैं फॉल्स कोई भी प्रॉमिस नहीं देना चाहता कि कल से कर लो, परसों से कर लो, या आज कर लो अपनी रीच बढ़ाने के लिए। तो मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि अभी 1.5 महीना वो एक्टिव नहीं है, कि अभी इसकी कोलैब्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, NCRB के साथ उसके अच्छे कोलैब्स आने वाले हैं। और अगर रिपोर्टिंग की बात करूं तो रिपोर्टिंग के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हमेशा रहेंगे। cybercrime.gov.in, सर्वर कई बार डाउन मिल सकता है,
कई बार रिपोर्टिंग में दिक्कत आ सकती है, कई बार रिपोर्टिंग में दिक्कत आ सकती है। पर हाँ, एक अच्छा मेथड है अगर वर्चुअली यूज़ करना है तो cybercrime.gov.in। नहीं तो जो प्रेफर्ड मेथड होता है वो होता है साइबर सेल में जाओ। साइबर सेल में जाओगे तो उनका पहला टास्क रहेगा कि तुम्हें उल्लू बना के किसी तरह भगा देना। पर तुमको उल्लू नहीं बनना है। मैं एडवाइस दूंगा किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो और उससे एडवाइस लो कि इसको ये रजिस्टर करने लायक है भी नहीं है। तुम जाओगे, तुम उससे कहोगे कि सर OLX पे किसी ने आर्मी की फोटो बेच के और मेरे से पैसे ले लिए, वो कहेंगे कि तुमने UPI पिन डाला क्यों, और तुमको ऐसे ही भगा देंगे, तुमको ही डांट के, जबकि तुम्हारी उसमें कोई गलती भी नहीं होगी। तुम्हारी न्यूज़ लीक हो जाएंगी, वो ये कहेंगे कि साइट दिखाओ हमें कौन सी साइट पे लीक है। अब तुम कहोगे इंस्टाग्राम पे है, तो वो कहेंगे ठीक है इंस्टाग्राम अकाउंट दे दो, हम इसे ब्लॉक करवा दें। पर क्या क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, दूसरा अकाउंट बना के दोबारा ब्लैकमेल करेगा। इसके लिए अब तुम्हारे पास फिर दो ऑप्शन है। तो साइबर रेजिलियंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर रेजिलियंस क्या है? सहने की शक्ति। इतनी पॉर्न अपलोडेड है, इतना न्यूड कंटेंट अवेलेबल है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुमको ही देखने में। ये है अगला ऑप्शन कि हाँ, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहे तो तुम्हारे नॉन कॉन्टेक्ट्स को पकड़ के, स्पेशली नॉन कॉन्टेक्ट्स को पकड़ के तुम्हारी फोटोज और पिक्स लीक करना चाहे। इसमें डू और डाई वाली सिचुएशन है। वो अपने आप को बेसिकली डाल रहा है कि हाँ मेरे को पकड़ो। और पकड़ना इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि जो पुलिस वाले साइबर सेल में बैठे होते हैं, उन्हें अभी बताया ना, उनको ये नहीं पता होता रैम डाउनलोड करनी है या फिर रैम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक की नॉलेज नहीं है कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे जिसको ये नहीं पता रैम क्या होता है? तो फिर ये बहुत प्राइवेट एजेंसी, अब मैं बताऊं तो फिर काफ़ी लोगों ने एजेंसी स्टार्ट करी थी। ऐसी बात नहीं है खाली हमारी है। फिर काफ़ी लोगों की फेल हो चुकी है और काफ़ी लोगों की फेल होने की कगार पे है। थोड़ी बहुत अच्छी एजेंसी भी है, बच्चों साइबर लैब से है, दीपांशु काशर की, और टीम साइबर लैब से बेसिकली बच्चों साइबर लैब का भी स्टार्ट करा है। और 2-3 और है। एंटी साइबर क्राइम सोसाइटी है, वो फिशिंग मेल्स के ऊपर काम करती है पूरा। और 2-3 और सोसाइटी हैं जो कि इन के ऊपर काम करती हैं, और हाँ अच्छा काम करती हैं। पर हाँ वही बात है कि सारे केसेस सॉल्व करना इवन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि हाँ तुम्हारी पहुंच जा रही है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत होगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि तुम पहले अपने एंड पे जितनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो करो। जैसे कि ग्रेविफाई है, ग्रेविफाई से आईपी तुम कैच कर सकते हो। आईपी कैच करने के बाद अगर तुम उनको दोगे तो उनके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे ऐसे किसी रैंडम अकाउंट की आईपी लेके फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने में। तो फिर अगर तुम उन्हें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो, आईपी प्रोवाइड कर दिया, तुमने उनको विक्टिम का, अगर तुम्हें पता है विक्टिम कौन है तो उसका डायरेक्ट बता दो। शर्माना मत कभी पुलिस वालों से, जितना शर्माओगे तुम्हारा केस उतना बढ़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, डायरेक्ट बोलो कि हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और अगर तुम्हें सारी चीज़ों से बचना है तो तुम cybercrime.gov.in पे जाके एज अ एनोनिमस रिपोर्ट कर सकते हो। एनोनिमस रिपोर्ट करना क्या हो जाएगा? मान लो तुम लड़की हो, तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तुम नहीं चाहते तुम्हारे घर वालों तक बात जाए, तुम क्या कर सकते हो उस केस में? एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो कि हेलो, अपना नाम छुपा दो, आई एम अ गर्ल फ्रॉम गुड़गांव एंड समवन इज ब्लैकमेलिंग। आई कैन नॉट रिवील माई आइडेंटिटी ड्यू टू दिस रीजन, बट आई वॉन्ट टू रिपोर्ट दिस क्राइम। प्लीज डू द नीडफुल एज पर, बिकॉज माई लाइफ इज इन डेंजर और समथिंग लाइक दिस। और फिर उसमें अटैच करने स्टार्ट करो अपने स्क्रीनशॉट्स अटैच करते हो, ध्यान देने की ठीक से विजिबल हो सब सारी चीज़ें जो जो तुम दे सकते हो उन्हें। यूज़र नेम हो गया उसकी, मतलब जो भी चीज़ तुम दे सकते हो, जो भी जिस पर तुम्हें शक हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। cybercrime.gov.in पे सारा काम हो जाता है आजकल। और अगर डाटा उन्हें ला के दोगे तो और भी अच्छा है, काफ़ी आसानी हो जाती है उनके लिए भी। जो साइबर क्राइम सेल काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो बंद करवाने का सबसे अच्छा काम करते हैं। कोई अकाउंट बंद करवाना हो तभी बंद करवा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इस काम में वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स का भी ग्रुप स्टार्ट करा था, वो उनसे कुछ भी नहीं करवाते, सिर्फ रिपोर्टिंग करवाते हैं, कुछ नहीं मिलता उसमें भी। सर, होम टू कॉन्टैक्ट टू रिकवर डाटा फ्रॉम SD कार्ड। whom we have to contact to record data। होम टू कॉन्टैक्ट, होम कॉन्टैक्ट क्यों करना है किसी को, खुद कर लो, काफ़ी आसान है आजकल। सॉफ्टवेयर ने बताया अभी टेस्ट डिस्क एंड फोटो रैक। सही
डूब जाओगे अगर टेस्ट डिस्क यूज कर लोगे तो। लिटरली जो रिजल्ट देता है ना, ये मैनुअल टूल है, सीखने में तुम्हें हो सकता है एक दिन लग जाए अगर ना आता हो तो कुछ, पर हाँ जो उसका यूसेज है और जो उसका रिजल्ट है टॉप नॉच। सर टॉर इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है टॉर इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। वो ये पूरा डार्क नेट रिसर्च एरिया है, लिटरली बहुत काम पड़ता है हमें टर्न इन्वेस्टिगेशन का। टर्न इन्वेस्टिगेशन और बिटकॉइन इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों को इतना काम पड़ता है और दोनों में इतनी दिक्कत आती है, बस क्या बताएं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे, और बहुत अच्छा सेशन गया है। आई गेस जितने ज़्यादा हो सकते हैं कितने क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, एंड मोस्टली अगर किसी को डाउट हो तो वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ श्योर, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं अपना लिंक्डइन डाल देता हूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं तो फिर डायरेक्ट तुम या इंस्टाग्राम पे सर्च ऑन कर सकते हो, पीयूष या मिस्टर साइबर, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। ओके सर। चलो, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हैकीटेक। थैंक यू सर। Bye guys, hope you a good future for all of you. Stay safe at your home. सबको पता है कोरोना चल रहा है, कोशिश करो घर से सीखते रहो, रुकना नहीं है, सीखना कम नहीं करना है। हमारे फोरेंसिक्स का जो मेन चीज होती है, शक करना कभी नहीं छोड़ना है। हर चीज पे शक करा करो। लड़ाइयाँ हो सकती हैं हर जगह, पर हाँ आदत डाल लो अभी से शक करने की, अगर इन्वेस्टिगेटर बनना है। सो थैंक यू सो मच सर। अब सेशन एंड करते हैं। बाय। ओके।